नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। जैसा कि स्तेश नैन अनफिल्टर्ड हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है, हम यहाँ पर अनफिल्टर्ड बातें करते हैं। जो आज शख्स हमारे साथ है उनको आप बखूबी जानते होंगे, ये भी जानते समझते होंगे कि वो भी बेबाक यानी अनफिल्टर्ड ही बातें करते हैं। राजनीतिक चेहरा है, समाज की बातें करते हैं, युवाओं के लिए मुद्दे उठाते हैं, चाहे सड़क हो या फिर विधानसभा का पटल, वहां उनकी आवाज आपने गूंजती सुनी होगी। आज एक बार फिर से प्रदेश के, समाज के, युवाओं के, किसानों के, राजनीति से जुड़े तमाम पहलुओं पर उनसे बातचीत करेंगे। जो आज के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी उनसे कुछ तीखे सवाल हम जरूर करेंगे। आपको रूबरू करवाते हैं नानों से कांग्रेस के युवा विधायक जस्सी पेटवार से। बहुत बहुत स्वागत है पेटवार जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जस्सी जी, जब हम बातचीत कर रहे हैं, वक्त तो काफी ज्यादा हो गया उस बात को, राज्यसभा चुनाव हो गया, आपकी पार्टी के उम्मीदवार भी जीत गए, लेकिन चर्चाएं खत्म नहीं हो रही, नए सवालों के जवाब मिल रहे हैं। सवाल भी वही है, जवाब कुछ मिल नहीं रहे। राज्यसभा चुनाव में क्या खेला हुआ, किसने खेला किया? आप मानते हैं कि 5 ही आपके बागी विधायक है, दागी विधायक है, या 9 है? नहीं देखिए, खेला तो बीजेपी ने किया और मैं आपको बताना भी चाहूँगा एक बात कि केवल कांग्रेस के विधायकों के साथ नहीं, जो हाँ पूरे देश में राज्यसभा का चुनाव था, पूरे देश में, जहाँ सपा की बात कर लो, जहाँ विपक्षी पार्टियों की जेडीयू की बात कर लो, या दूसरी महाराष्ट्र की बात कर लो, या फिर तृणमूल कांग्रेस की बात कर लो, सभी विपक्षी पार्टियों के विधायकों की खरीद फरोख्त की गई है। हरियाणा में भी दुर्भाग्य है कि 5 गद्दार हमारे बीच मिले, उनको खरीदा गया बीजेपी के द्वारा, तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसमें एक बात जरूर ऐड करना चाहूँगा जी। देखिए, बिकना बिकना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। जिन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, केवल वो खुद नहीं बिके बल्कि उन्होंने उन लोगों को बेच दिया जिनके वोट से वो बन के आए थे, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों से उनको इस हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा था। जितना लोकतंत्र में बिकना अपराध है, उससे कहीं ज़्यादा अपराध लोकतंत्र में किसी को खरीदना है, और किसी चुने हुए प्रतिनिधि को खरीदना लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध है। ये अपराध बीजेपी लगातार 11-12 साल से कर रही है। ठीक बात है आपकी, आप सवाल करने चाहिए, बिकने वाले लोगों से करने चाहिए, और कांग्रेस से भी आप लोग सवाल कर रहे हो। क्या कोई बीजेपी से ये सवाल कर रहा है कि 5 विधायकों ने आपको वोट किस लिए दिया, क्यों दिया, क्या लालच आपने दिया, क्यों वो खरीद सवाल फरोख्त इसलिए आपने सत्ता की? पक्ष से नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि ना तो कोई सबूत है कि वो बिके हैं, ना जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की वो कह रहे कि हमने क्रॉस वोटिंग की है। सिर्फ 2 को छोड़ के 3 तो कह रहे कि हमने तो वोट दिया है। अब सत्ता पक्ष से सवाल कैसे करेंगे? कोई सबूत है कि वो बिके हैं? नहीं बिके तो आप लोग ही कह रहे हैं कि भी क्रॉस वोट की बात है, वो कैसे बिके, क्या आपके बिके, 2 तो खुल्लम खुल्ला कैसे? बोल रहे हैं कि भाई हमने जनता के लिए, अपने इलाके के विकास के लिए वोट दिया है, हमारा मन नहीं माना। और एक विधायक तो आपके मोहम्मद इजराइल कह रहे हैं कि हम, मेरे से वोट की मांग ही नहीं की आपके उम्मीदवार ने, और ना वो मेरी पसंद के थे। वोट तो राज्यसभा का उम्मीदवार तो पार्टी भेजती, उसमें पसंद नापसंद क्या है? एक गरीब व्यक्ति था। इससे बड़ी बात क्या होगी कि पार्टी ने किसी धन्ना सेठ की बजाय एक ऐसे गरीब व्यक्ति को चुना, एक ऐसे दलित व्यक्ति को चुना, एक ऐसी समाज से ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने जमीनी तौर पे पार्टी के लिए मेहनत करने का काम किया। इसमें बुराई क्या है? बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो खुद एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। करमबीर बोध जी भी ऐसे ही परिवार से आते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जितनी ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां आगे लेके आएंगी, छोटे छोटे घरों से, आम किसान मजदूर दलित परिवारों से अगर पार्टियां ऐसे राज्यसभा और विधानसभा में भेजने की काम करेंगी, तो समाज के लिए और देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें पसंद नापसंद का मामला कहाँ से आ गया? ये तो टिकट है। अब इजराइल जी जहाँ से चुनाव जीत के आए हथीन से, वहाँ से 10 लोग टिकट और भी मांग रहे होंगे। पार्टी ने इजराइल जी को उम्मीदवार अच्छा मानना, जिताऊ मानना, तो पार्टी ने उनको टिकट दे दी। टिकट तो एक को ही मिलता है। करमबीर बोध जी के साथ 2-4 लोग और राज्यसभा के लिए टिकट मांग रहे होंगे पार्टी से। राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आपस में, हमारी जो सीनियर नेतागण हैं, उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके एक दलित परिवार के, एक छोटे से मजदूर परिवार के व्यक्ति को टिकट दिया और उसको राज्यसभा भेज दिया। इसमें बुराई क्या है? इसमें पसंद नापसंद का तो मैटर ही नहीं करता। लेकिन जिसको वो जिस पैसे की बात पे फिर मैं आना चाहती हूँ। आपने भी ये मीडिया के सामने आकर कहा कि 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ में बिके हैं।
क्या सबूत है कि वो बिके? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि 20-20 25 करोड़ में बिके। मैंने तो ये कहा है कि बीजेपी ने इन्हीं विधायकों के, और भी विधायक हैं हाँ। कि और विधायक भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत सारे विधायकों को खरीद फरोख्त करने का काम किया, उनको पैसे का लालच दिया, धमकियां दी। तो वो अपने आप ही बात चल रही है, वो तो पब्लिक की बातें बात हैं। चलना और वो चीज एक्चुअल में होना, वो तो वही दो बता अलग अलग सकते हैं चीजें। ना, वो तो वही बता सकते हैं कि वो बिके हैं, उन्होंने कैसे वोट दिया है, गद्दारी पार्टी से क्यों की है। अब कोई, अब ये तो एक सिर्फ बहाना हुआ ना कि हमने अपनी जनता के लिए राज्यसभा इलेक्शन में था, बने उसी दिन क्यों नहीं गए? जिस दिन आप बने उनकी और आपको सरकार पता चल गया दूसरी कि पार्टी की सरकार बन दूसरी गई। पार्टी की है, उसी दिन जाके खड़े हो जाते उनके पक्ष में कि भाई नहीं, मैं तो विकास के लिए एमएलए बना हूं और मैं तो सरकार के साथ जाऊंगा और सरकार के साथ ही रहूंगा और जैसे मुख्यमंत्री कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। आज राज्यसभा का चुनाव आ गया तो आप लोगों की अंतरात्मा जाग उठी, और जो लोग मना कर रहे हैं, मैं तो ये दो कम से कम इस ये मान तो रहे हैं कि हमने क्रॉस वोट किया है। यहाँ तो कुछ ऐसे ऐसे भी गजब के लोग हैं कि वोट क्रॉस करके चले गए, और जबकि देखा है, देखिए राज्यसभा चुनाव में एक नियम तो है ना कि आपकी पार्टी के एजेंट को अपने वोट दिखाना पड़ेगा। वहाँ तो 3 में से जो तीनों मना कर रहे हैं, एक का वोट तो बीके हरिप्रसाद जी ने देखा है, वो तो प्रभारी हैं, उनका तो हरियाणा में कोई गुट नहीं है, वो तो कर्नाटक से आते हैं। राहुल गांधी जी के माननीय खड़गे साहब ने जिम्मेवारी उनको दी है। तो किनका देखा उन्होंने? किसी रेणु का? बालाजी का देखा। अच्छा। और शैली चौधरी कह रही कि मेरी वीडियो निकलवाओ, बल्कि मेरे वोट को लेकर तो वो बीजेपी तो के लोगों देखिए, ने ऑब्जेक्शन तक किया, बहस हुई, काफी देर तक वहां पे हंगामा हुआ, फिर मैं कैसे क्रॉस वोट कर सकती हूँ? वो तो ना तो मुझे इस बारे में जानकारी कि अंदर क्या हुआ क्या नहीं। पार्टी ने 5 नाम दिए हैं, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और बीके हरिप्रसाद जी, ये दोनों हमारे एजेंट थे, और इन दोनों ने ही 5 क्रॉस वोट देखे हैं। दोनों ने 5 नाम पार्टी को दिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राव नरेंद्र जी ने, और बीके हरिप्रसाद जी ने, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, तीनों ने 5 नाम पार्टी को दिए हैं। लेकिन 5 में से भी 4 नाम पहले दिए, 1 नाम बाद में, क्यों? आप कह रहे कि 5 देख लिए थे वो कोई बीके प्रसाद टेक्निकली जी। मिस्टेक है, वो कोई रह गया था इसलिए दोबारा देना पड़ा। जो नोटिस दिया गया उसमें भी फिर वो लिखने में गलती थी, कैंसिल वोट का दिया नोटिस, फिर क्रॉस वोटिंग का दिया नोटिस, देखिए, क्यों? कोई हो जाती है। हालांकि ये चीज़ नहीं, मंशा सिर्फ इस बात की है कि 5 लोगों ने क्रॉस वोट किया, और क्रॉस वोट किया तो मैं तो आज भी कहता हूँ, सबसे पहले मैंने ये मुद्दा उठाया था कि इन 5 को पार्टी से बाहर निकालो। देखिए, गद्दार किसी के नहीं होते, ना ये कांग्रेस के, ना ये बीजेपी के, ना ये किसी दूसरे दल के। गद्दार गद्दार होते हैं। उन्होंने गद्दारी केवल कांग्रेस के साथ नहीं की, उन्होंने गद्दारी उन लोगों के साथ की जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ उनको चुन के भेजा था। लेकिन बाकी 4 के बारे में क्या है? परमवीर का तो हमें पता है, टोहाना जो विधायक आपके सीनियर विधायक हैं, कि उनका वोट जो है कैंसिल किया गया, इनवैलिड किया गया। बाकी 3 उनके नाम नहीं आने चाहिए सामने? नहीं, वोट तो वो तो धक्के से कैंसिल किए गए हैं, तानाशाही से कैंसिल किए गए। देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, जो 3 वोट जो कैंसिल हुए हैं, वो 6 बार उनको वैलिड किया गया है, यानी 6 बार उनको कांग्रेस की बकेट में रखा गया है। 6 बार जब वैलिड करके आप 7वीं बार उसको इनवैलिड कर रहे हो, तो ये तो धक्का है, तो ये तो इनवैलिड का तानाशाही है। रीजन क्या बताया उन्होंने? क्योंकि वो अंदर तो थे ना, कि पोलिंग एजेंट नहीं, दोनों, मैं तो अंदर नहीं था, मुझे पोलिंग आपके दोनों, उन्होंने देखो तो ये बताया, आपके नेता ने तो बताया होगा ना कि क्या रीजन दिया 6 बार रखने कोई के बाद रीजन 7वीं बार क्या बताया कि क्यों इनवैलिड कर रहे हैं कोई उनको? रीजन नहीं। 6 बार कोई वैलिड, डॉट थी, कुछ बाहर था, टिक क्या था? हमें तो हमारी पार्टी के एजेंटों ने ये बताया कि 6 बार वैलिड करने के बाद 7वीं बार इनवैलिड किया गया है, और भाई सीधा एक स्पीकिंग ऑर्डर दे दिया कि दीज वोट आर इनवैलिड। इनवैलिड। तो किसके थे ये भी किसी को मालूम नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से नहीं पता चलेगा। बीके प्रसाद या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी नहीं पता होगा ये। मुझे तो जानकारी है नहीं, उनका तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि जैसे ही चर्चा हुई कि इस चीज का वोट कैंसिल हुआ है, 3 जो नाम नहीं आए थे उन पे चर्चा हुई, उनमें नाम था आपका मंजू जो चौधरी है उनका, और गोकुल सीतिया जिनका बहुत तेज नाम चला और बहुत चर्चाएं, अटकलें लगाई गई। तो वो दोनों आपके पार्टी दफ्तर के बाहर आकर धरने पर बैठे थे ना? नहीं, धरने पे तो बैठे थे, वो इसलिए बैठे थे कि नाम सार्वजनिक होने चाहिए। 5 जिन्होंने क्रॉस वोट किया उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए। और देखो सुदेश जी, मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ। 5 नाम पार्टी ने सार्वजनिक कर दिए जी। कि ये गद्दार कांग्रेस के, इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। कैसे दिया, क्यों दिया, वो तो वही जाने, वही अच्छे से बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते।
32 विधायक कांग्रेस के पक्ष में बड़ी मजबूती के साथ खड़े थे। परमबीर सिंह जी का जो वोट कैंसिल किया गया वो सीक्रेसी लीक का है जी। परमबीर सिंह जी और हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोल चुके हैं कि कोर्ट जाएगी पार्टी। ये जो 3 वोट इनवैलिड किए गए हैं ये भी जबरदस्ती किए गए हैं। इनको लेकर भी पार्टी कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है और पार्टी जो है इसको लेकर के पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया है कि हमारी वोट जबरदस्ती कैंसिल की गई है। ये हमारी वोट कैंसिल नहीं थी, 6 बार इनको वैलिड दिया गया है और 7वीं बार इनको इनवैलिड करार दिया गया है। चुनाव आयोग पार्टी जा चुकी है, चुनाव आयोग उस पर जांच कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं वो तो चुनाव आयोग जाने। हाँ, ठीक लेकिन है। पार्टी जा चुकी है और पार्टी चुनाव आयोग के बाद कोर्ट जाने की भी तैयारी लेकिन कर रही है। चुनाव आयोग पे जाने पे भी तो सवाल उठता है ना जस्सी जी, वो इसलिए उठता है क्योंकि आप तो चुनाव आयोग को मानते हैं कि वो निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था, एक निष्पक्षता पे आप सवाल उठाते हैं। निष्पक्षता तो फिर भी बची आप नहीं। वही उम्मीद लगा रहे हो कि वहां से इलाज कुछ क्या है? इलाज तो नहीं, दूसरा कोई रास्ता तो नहीं। और क्या करें? अब कल की चुनाव आयोग की बहुत बड़ी घटना आप देख लीजिए। हाँ, टीएमसी वाली। चुनाव आयोग ने ट्वीट किया है कि ये तृणमूल कांग्रेस ये बात जान ले कि बंगाल में चुनाव निष्पक्ष होंगे। अरे आप तृणमूल को क्यों बता रहे हो? ये बात तो बीजेपी को भी बता दो ना। ये चुनाव आयोग बच गया कि ये तो बीजेपी की एक ऐसी मतलब मजबूत स्ट्रॉन्ग पिलर बन गया चुनाव आयोग तो कि भाई जनता हराने की कोशिश करो बीजेपी ने, विपक्षी पार्टी बीजेपी ने हराने की कोशिश करो, हम नहीं हारने देंगे। मैं फिर से आऊंगी गोकुल सेतिया और मंजू चौधरी पर। उन्होंने वो जो बैठे थे, आपने कहा कि वो चाहते थे कि जो कैंसिल हुए हैं 3 वोट और उनका नाम सार्वजनिक किया जाए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं अचानक से। वो पहले पूरा मीडिया का तामझाम होता है वहां पर क्योंकि पहले से अनाउंस कर दिया कि मैं इतने बजे आकर सुबह बैठ रहा हूँ। उसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाथ पकड़कर उनको उठा देते हैं कि तुम्हारा वोट कैंसिल नहीं हुआ। कैसे बता दे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि आपका वोट नहीं कैंसिल नहीं हुआ? नहीं नहीं, मैं आपकी जानकारी में बात शायद मेरे ख्याल से ये है, वो चाहते थे कि 5 क्रॉस वोट करने वाले का नाम सार्वजनिक होना चाहिए। तो हुड्डा साहब नेता विपक्ष हैं और हर विधायक की जिम्मेवारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कंधों पे है। जो 32 विधायक बचे जो चाहते थे, हम 32 के 32 विधायक ये चाहते थे कि इन 5 का नाम सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तो वो जब धरने पे बैठे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, धरने पे बैठने की जरूरत नहीं है, 1-2 दिन के अंदर पार्टी ऑटोमेटिक कैंसिल वोट वाला जिक्र ही नहीं था इसमें। नहीं, कैंसिल तो धक्के से किए गए ना, वो तो हो चुका ना। लेकिन उनका नाम चल रहा था ना कैंसिल वोट नहीं में। नहीं नहीं, कैंसिल उनकी ये में भी वो तो डिमांड 5 थी ना उनकी कि डिमांड थी कि 5 सार्वजनिक नाम करो जो वोट क्रॉस करने वाले हो। मैंने भी कहा था अपना अपना तरीका है, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से पार्टी को, राहुल गांधी जी को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, बीके हरिप्रसाद जी को, राव नरेंद्र जी को मैंने टैग किया था कि इनके नाम सार्वजनिक करो जी आप 5 लोगों के। कैंसल वोट पे किसी की नीयत तब खराब हो सकती है जिसमें पार्टी ये कहे कि हाँ ये धक्के से कैंसिल कैंडिडेट ये उसने वोटर ने किया है, विधायक ने किया है। हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि जो वोट 6 बार वैलिड दे दिए गए, 7वीं बार धक्के से दिए। ये 4 वोट कांग्रेस को, मैं आपको एक बात और कह रहा हूं, जिस दिन निष्पक्ष जांच हुई, चुनाव आयोग करे या कोर्ट करे, जिस दिन भी निष्पक्ष जांच हुई चुनाव आयोग के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से, उस दिन ये कांग्रेस पार्टी के 4 वोट ऐड हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा क्योंकि 2016 का इलेक्शन भी हमने देखा, सही कांड हुआ था। क्या हुआ? उसका कुछ भी नहीं हुआ। मैं इस यहीं पर रहूंगी, उसके बाद जाऊंगी 2016 पे। विनेश फोगाट, उन्होंने भी सवाल उठाए, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला कि ऐसे 4 वोट कैंसिल हो जाते, नीयत क्या थी, मंशा क्या थी, मंशा पे सवाल उठाए। ब्रिजेंद्र सिंह जो सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि ऐसे थोड़े वोट कैंसिल हो जाते हैं, नीयत की बात है। तो नीयत नहीं है वहां पर, सिर्फ सीधे आप ये कैसे कह सकते हैं? वो भी एक धड़ा कह रहा है कि कैंसिल करवाएंगे जबरदस्ती, एक धड़ा कांग्रेस में कह रहा है कि नहीं नीयत की बात है, मंशा की बात है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये किए गए हैं वोट कैंसिल। देखिए मेरे हिसाब से मैं इसमें केवल इतनी बात कहूँगा, कौन क्या कहता है, देखिए सबकी अपनी अपनी क्षमता अनुसार बोलते हैं और जिसको जितनी जानकारी है उतना ही बोलते हैं। मुझे जितनी जानकारी होगी मैं उतना ही बोल पाऊंगा। जो हमारे काउंटिंग एजेंट अंदर थे, माननीय अशोक अरोड़ा जी थे, माननीय बीबी बत्रा जी थे और हमारे कैंडिडेट जो करमबीर बोस जी चुनाव जीते हैं वो थे। इन तीनों को सबसे ज़्यादा पता है क्योंकि ये तो काउंटिंग के टाइम मौजूद थे। तो अगर मैं इस बात में अपनी कोई एक्स्ट्रा राय दूं, एक्स्ट्रा बात करूं इसके ऊपर, तो शायद मुझे लगता है कि बेमानी सी होगी। हाँ, और करमबीर बोस जी से मेरी बहुत डिटेल में इस पे बात भी हुई। ये वोट जब, देखिए एक पॉइंट समझने का है सुदेश जी, सबको समझना चाहिए। 6 बार
वोट को वैलिड देना और 7वीं बार इनवैलिड कर देना, इसका मतलब वहां सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। या तो वो वोट शुरू से पहली बार से इनवैलिड चले जाते तो भी हम किसी की मनसा पे, किसी की नीयत पे बात कर लेते, लेकिन 6 बार जब वो वैलिड हो चुके हैं तो फिर मनसा किसकी बची? एक्चुअली सवाल जसीदी इसलिए है क्योंकि वो पर्दे के पीछे है सारी कहानी, जो आकर कह रहा है वो उसको मान लेते हैं लोग, वो क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं कोई हमारे पर्दे पास। के पीछे नहीं, धक्के से, तानाशाही से वोट इनवैलिड किए गए हैं। जिस दिन चुनाव आयोग, जिस दिन कोर्ट, इसमें मैं केवल इतना ही कह सकता हूं आपको, जिस दिन चुनाव आयोग या माननीय कोर्ट निष्पक्ष फैसला लेगा उस दिन ये 4 वोट कांग्रेस के ऐड हो जाएंगे। और आपने ये किस बिना पर कहा था? आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी मामन खान को लेकर, आपकी पार्टी के विधायक हैं सिरसा से कुकुल सेतिया को लेकर, कि इनको भी धमकाया भी गया, कहा कि भाई तुम्हें जेल में रगड़ेंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे। ये कहाँ से आया था आपके पास उसके उस ये बात इन्फॉर्मेशन? पे, वो बात उस पे मैं दोबारा जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो बात तो हो चुकी है और शायद मुझे भी पार्टी लाइन पे ही बात करनी चाहिए इस बारे में। तो और कहीं से तो आपके बाद अंदर से बात आई थी, उन दोनों ने बताया था आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो बात जा चुकी है और मैं दोबारा उस बात पे चर्चा करना भी नहीं चाहता। लेकिन जब ये बात आप तक आई होगी, रगड़ेंगे, तो कोई ना कोई तो ये ऐसी बात होगी कि रगड़ देंगे, ऐसी धमकी दी, कोई तो गलत कुछ काम किया होगा काफी उन्होंने। विधायकों ने कहा भी है कि भी धमकी का प्रयास भी किया गया है और पैसे देने का भी प्रयास किया गया है, बहुत सारे विधायकों ने कहा है। वो लोग क्यों नहीं आते पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, या क्यों नहीं कंप्लेन करते आपकी पार्टी के विधायक? पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी कहा है, लेकिन ये चीज अब जा चुकी। मैं इस बात पे मैं अपनी मतलब कोई बात नहीं रखना चाहता क्योंकि सबको खुद की बात रखने का अधिकार है। क्योंकि वो मुकर गए, उन्होंने साफ कहा कि भाई मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। गोकुल सिद्धांत तो बोला कि भाई ऐसी शायद बात मेरे ना से हो सकता है वो स्टेटमेंट मेरे से गलत निकली हो, मैं गोकुल भाई को क्यों इस बात के लिए ब्लेम करूं, शायद मेरे से गलत निकली है स्टेटमेंट। अच्छा, वो मुकरे नहीं, आपसे गलत कहा गया। हाँ बिल्कुल। और जेजेपी के जो वरिष्ठ नेता है डॉक्टर अजय चौटाला, उन्होंने ये आरोप लगाया कि सारा का सारा खेल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किया हुआ है। यहीं से देख लो कि मोहम्मद इलियास को अपनी कार में बैठाकर लेकर आते हैं, वो वोट क्रॉस कर जाते हैं और खुल्लम खुल्ला मानते भी हैं, फिर सीएम आवास पर भी जाते हैं। वो चार आदमी तो हमारे साथ हिमाचल गए थे तो हमने करवा दिया। अब वहाँ तो सब लोग मौजूद थे, चंद्रमोहन जी भी हुड्डा साहब के साथ गए हैं, उन्होंने तो क्रॉस वोट नहीं किया। मैं पहले ही कह चुका हूँ, गद्दार किसी के नहीं होते। और जो लोग एक तरफ तो ये कहते हैं कि बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बना रही थी और राज्यसभा के लिए, और वो फिर सारा दिन बीजेपी को पानी पी पी के गालियाँ कोसने का काम करते हैं, तो इन लोगों के बयानों की मुझे नहीं लगता कि कोई अहमियत बची है प्रदेश की जनता के उसमें, कि जो लोग खुद कहते हैं कि हमारे पास बीजेपी के माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का फ़ोन आया कि आप उम्मीदवार बन जाओ, इसका मतलब इनकी सेटिंग बीजेपी से परमानेंट है। तो अब मनोहर लाल खट्टर जी ने किसी भी नाप पे तो फ़ोन किया, ऐसे थोड़ी किसी को भी फ़ोन कर दिए। जिनकी इनके साथ सेटिंग है, जिनकी इनके साथ बातचीत है, उनको ही तो फ़ोन किया होगा। और वो आश्वासन भी दे रहे कि 9 विधायक लेके आऊंगा मैं। हाँ, वो दे रहे हैं आश्वासन उनको, उनके कहने के मुताबिक आश्वासन दे रहे हैं। वो किसको दे रहे हैं किसको नहीं पता, क्यों दे रहे हैं हमें तो इस बात का नहीं पता कि वो किस लिए उन्होंने दिया है, वो तो उनकी बात है। बीजेपी को तो पता ही होगी क्योंकि बीजेपी तो सारी खरीद फरोख्त तो बीजेपी ही कर रही थी। हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला है तो बीजेपी कर रही थी। लेकिन मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा, जो मीडिया बार बार छिपा रही है, मुझे जो लगता है ये बात कि मीडिया इस बात को ऊपर नहीं ला रही। मीडिया इस बात पे आ रही है कि 5 कांग्रेस के बिकाऊ निकल गए, गद्दार निकल गए। मीडिया उन 32 का नाम एक बार भी नहीं लेती जो मजबूती से खड़े रहे, 32 मानते हैं आप? बिल्कुल 32 हैं, जो ना धनबल के आगे झुके, ना किसी जस्सी जी उनको चाहिए इतने थे, 9 ही तो चाहिए थे, तो 5 ही गए। बाकी क्यों छेड़ेंगे? वो क्या पता वो भी झुक जाते, अगर ज्यादा की जरूरत पड़ती उनको भी ले आते। आप जानते हो बीजेपी चुनाव तो हम जीते ना। नहीं, आप कह रहे ना कि बाकी की बात क्यों नहीं करता मीडिया? जितने चाहिए थे वो ले गए। नहीं, फिर जीते तो नहीं, फिर भी पता नहीं किस गफलत में एक वोट उनका कैंसिल हो गया, आप जानते हैं। उधर से आईएनएलडी वाले मुद्दे पे तो मैं आऊंगी, 2 वोट उनके थे। आप समझे नहीं खेल? फिर जीते नहीं ना, ये ना समझी या समझना ही नहीं चाहती कांग्रेस। चुनाव जीता कौन? चुनाव जीती कांग्रेस। कैसे जीता सबको मालूम। मैं बताता हूँ कैसे जीते। अब जैसे अगर हम अजय चौटाला जी की बात को इतना सच मान लें कि भाई 9 विधायकों वाली बात तो थी कि 9 विधायक तो ले आएंगे, तो 9 विधायक चले गए ना कांग्रेस के। आप समझ रहे बात? चाहे आप उनको कहें कि कैंसिल हो गए, जबरदस्ती हो गए। व्यक्तिगत स्टेटमेंट का
इस मुद्दे पे गिनती पे क्या आधार है पता नहीं, ये तो कल किसी का और भी नाम ले देंगे कि चलो मीडिया पे मैं अपने पे आ जाती हूँ कि मैं इसलिए नहीं बाकी विधायकों का नाम ले रही क्योंकि उनको जितने चाहिए थे उनको ले गए, बाकी उनको क्या छेड़े। तो जीते तो नहीं ना, वो कैसे दबाव हम माने, जीते तो दबाव नहीं तो ना, तब मानते कि उनको जरूरत होती और आपके टूटे नहीं जी। वो जीत तो नहीं पाए ना। अगर 9 चाहिए थे उनको, मान ले कि वो सिर्फ 7 ले जाते, तब हम कहते कि हाँ ये डटे रहे। तो फिर भी जीता कौन? इसको जीत मानते हो आप लोग? जीती है कि बहुत बड़ी। 39 विधायक हैं, 28 चाहिए आप लोगों को। मैं बताऊं कैसे भी जीत मानता हूं इसको, मैं आपको बता देता हूं। 68 बार बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करके कैंडिडेट उतारे हैं, 68 बार। लेकिन उस हॉर्स ट्रेडिंग में एक धन बल वो कहाँ है? हाँ, वो पैसा कहाँ है? मुझे अब इस बात पे मैं आगे आ जाता हूँ। 68 बार बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जब से बीजेपी सत्ता में आई है, ठीक है जी। मतलब नंबर मैं आम जनता के लिए कि उनके पास पूरे विधायक नहीं थे तब भी उन्होंने उम्मीदवार को उतार दिया, बिल्कुल है गलत। ना? हाँ। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, खरीद फरोख्त लोकतंत्र में अपराध है, बिकना अपराध है, दोनों चीजें, दोनों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और ये लोग वो समझ सकते हैं जिनमें नैतिकता हो, और उस नैतिकता की बात पे भी मैं आ जाऊंगा। 68 बार बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं, 2 ही बार ऐसा हुआ है जहां बीजेपी की सरकार हो और कांग्रेस ने उनको हराने का काम किया। एक बार अहमदाबाद इसमें गुजरात में अहमद पटेल जी जीते, दूसरा मौका था हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में करमबीर बोस जी को जीत मिली। बीजेपी ने सारे हथकंडे अपनाए। आप वाली बात मान लो एक बार के लिए कि बीजेपी ने प्लान बना रखा था 5 को हम खरीद लेंगे भाई, 2 3 4 का हम कैंसिल कर देंगे धक्के से, ठीक है। तो 9 चलो उन्होंने गिन लिए होंगे, 9 जीते तो फिर भी करमबीर बोस जी ना। राज्यसभा में गया कौन? गई तो कांग्रेस ना। उन उन लोगों की, वो मीडिया भी वहीं था, आप लोग भी सारे वहीं थे सुबह 4 बजे तक, और हम लोग भी 4 बजे तक खड़े थे, क्योंकि सब बिकने वाले नहीं होते, सबका जमीर नहीं खरीद सकती इस धरती पे। ऐसी कोई ताकत नहीं जो सारी दुनिया का जमीर खरीद ले। आपके सियासी विरोधी तो कह रहे हैं कि आपकी लीडरशिप को चुनौती है, वो आपकी लीडरशिप में विश्वास नहीं रखते। सीधे सीधे आपकी पार्टी के नेता के कहे मुताबिक वोट नहीं करना क्या कहता है? मैं नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी थी कि बिल्कुल 39 के 39 विधायक उनके कहे मुताबिक चलते, वो नहीं चले, रीजन चाहे जो भी हो। मैं तो पहले ही कह चुका हूं, बिकने वाले तो किसी के होते ही ना। 5 गद्दार निकल के 32 के 32 विधायकों ने बिल्कुल लाइन में लग करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को वोट देने का काम किया। क्रॉस तो 5 ही वोट हुई ना, कैंसिल हम कह रहे हैं धक्के से हुई है हमारी, कोर्ट से या चुनाव आयोग से हमारी वोट वापिस आ जाएंगी, तो फिर कैसे कह सकते हैं? और जो लोग कहते हैं उनके लिए बता दूं, अब नैतिकता की बात पे आ जाता हूं मैं। सुदेश जी, नैतिकता होनी चाहिए राजनीति में, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए राजनीति में। जो लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे सवाल उठा रहे हैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा, 2010 में रणबीर गंगवा जी मेरे हिसार जिले से हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं बीजेपी से जी। जब उनको राज्यसभा का उम्मीदवार उतारा इनेलो ने तो 31 वोट चाहिए थे, और 31 ही वोट थे इनेलो के पास। जी बिल्कुल। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बराबर में कैंडिडेट नहीं उतारा और ये कहा नहीं इनके पास पूरे वोट हैं। अगर एक वोट भी चौधरी भूपेंद्र सिंह, ये जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे भी खरीद फरोख्त कर देते तो ये हो जाता वो हो जाता, अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस टाइम एक वोट की भी खरीद फरोख्त कर लेते तो आईएनएलडी से राज्यसभा का मेंबर नहीं जाता। फिर आ जाओ 2014 में, रामकुमार कश्यप जी जो संयोग से इसी विधानसभा के सदस्य भी हैं बीजेपी से, उनको आईएनएलडी ने फिर उम्मीदवार बनाया, उसी टर्म में बनाया जब उनके पास 31 उम्मीदवार थे जी। और जब भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, दोनों बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और दोनों बार इलेक्शन नहीं हुआ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नैतिकता के आधार पर यह कहा नहीं भाई लोकतंत्र में खरीद फरोख्त की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इनके पास पूरे वोट हैं, और राज्यसभा भेजने का उसको काम किया। ये होती नैतिकता। और जो लोग खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने एक वोट आपका तोड़ने का प्रयास नहीं किया, आपकी वोट को खरीदने का प्रयास नहीं किया, इसका मतलब उस व्यक्ति में नैतिकता है। वैसे सबके मुंह खुले हैं और सबके आगे माइक हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है, सबको अपना अधिकार है। लेकिन आईएनएलडी को लेकर भी आपने स्टेटमेंट दी कि 3:30 बजे क्यों उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं करेंगे राज्यसभा चुनाव में, उनको वोट करना चाहिए था और वो उन्होंने गलत किया ऐसा करके। उधर से जवाब भी आ गया। अब अभय सिंह चौटाला ने आपका नाम तो नहीं लिया लेकिन सब जानते कि आपको लेकर कहा कि कभी तो आप बाप कहते थे और आज इस तरह से बयानबाजी करें, गलत बोल रहे हैं। आपसे पूछ कर वो कहते कि किसी को औकात नहीं, मेरी पार्टी किसी के बाप की पार्टी नहीं है, वो
हम फैसला करेंगे हमने कब बताना है, क्या करना और क्या नहीं। किसी से पूछ के वोट थोड़ी मैंने तो करेंगे हम। कभी गलत नहीं बोला, ना आज बोलता। जो पारिवारिक, अगर मैं एक व्यक्तिगत बात करूं, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का तो मैं आज भी सम्मान करता हूं। मेरे पिता की उम्र के हैं तो पिता की तरह सम्मान करता हूं। ये तो कभी मैंने कहा नहीं। हाँ, अगर राजनीतिक बात आएगी तो मैं जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे सच बताने का सबको अधिकार है। अब वो तो अब भी कह रहे थे, वो खुद को ही नहीं पता कि आप बयान क्या दे रहे हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगर हमको कहते तो हम इस दलित व्यक्ति को वोट देते। क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही इनको ये बताएंगे कि भाई ये व्यक्ति दलित है और दलित को वोट देते? क्या इनको दलित भी दिखाई नहीं दिया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्टेटमेंट दी कि वो और तटस्थ रहे, वो दूर रहे चुनाव से। एक बात कहा नहीं, फिर वो क्या नहीं, इशारा था? उन्होंने ये कहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये कहा कि अभय सिंह जी ये फैसला कर लें और जल्दी फैसला कर लें कि भी ना मुझे कांग्रेस के साथ जाना, ना मुझे बीजेपी के साथ जाना। 3:30 बजे फैसले का इंतजार सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि वो जानते थे कि भी कांग्रेस इसको बड़े भी आपके मार्जिन जो से सियासी जीतेगी। विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी साजिश जो रचेगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से रचेगी। वो तो पहले बता चुके थे कि आप दूर रहें। सबके निशाने पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। सबको भूपेंद्र सिंह, बीजेपी हो, आईएनएलडी हो, जेजेपी हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सपने में नजर आते हैं दिन और रात। तथ्यों की बात पे तो कोई आना ही नहीं चाहता। मैं जो बात कहना चाहता हूं, अभी एक हमारे विधायक साथी हैं आईएनएलडी से, आदित्य देवीलाल, जो वो कह रहे थे कि भाई अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहें कि आप हमें वोट दे दो, ये दलित उम्मीदवार है, तो हम वोट दे देते। मैं सवाल पे आऊंगा जी आपके। क्या उनको नहीं पता था ये व्यक्ति दलित है? वो कह रहे कि हमसे वोट मांगे नहीं। एक सेकंड, हमें उसी पे आ रहा हूं ना। 10-12 दिन पहले कैंडिडेट आ गए थे कि भाई निर्दलीय उम्मीदवार फलाने होंगे, बीजेपी से ये होंगे और कांग्रेस से करमबीर बोध जी होंगे। ठीक है जी। तो 10 दिन पहले इन लोगों को पता चल गया था कि कांग्रेस ने एक दलित और एक आम प्रत्याशी को चुनाव में उतार दिया है, घोषणा कर देते। दूसरी बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जीत के लिए 31 वोट चाहिए थे। समझने वाली बात है सुदेश जी, तथ्यों की बात। जी। जब कांग्रेस के पास, जब तक तो हमें वोट डलने से पहले तो शायद बीजेपी के अलावा किसी को नहीं पता था कि भाई कितने खरीदेंगे, कितने क्रॉस वोट हुए हैं, क्या हुआ है। बीजेपी को पता था। बीजेपी को, मैं तो कह रहा हूं ना कि बीजेपी के अलावा तो किसी को नहीं पता था कौन कौन आएगा, कितने आएंगे, कब आएंगे। बीजेपी के अलावा तो किसी को नहीं पता था ना। तो जब ये हुआ तो कांग्रेस के पास तो 6 विधायक एक्स्ट्रा थे ना, तो हम दूसरी पार्टी से वोट क्यों मांगे? सोचने वाली बात है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, नहीं एक मिनट, नहीं ऐसा नहीं है। जो लोग या तो ये कहें कि हम विपक्ष के साझीदार हैं, अगर कांग्रेस चाहेगी और कांग्रेस हमें विपक्ष की भूमिका में देखती है तो हम वोट विपक्ष के एक साथ मिलकर के डालेंगे, या तो ये स्टेटमेंट देते हैं, फिर कांग्रेस इनसे वोट ना मांगे। ये तो कहते हैं हमारे लिए तो बीजेपी साफनाथ है और कांग्रेस नागनाथ है, तो फिर हमारे पास एक्स्ट्रा वोट हैं, तो फिर हम वोट इनसे क्यों मांगे? एक पॉइंट। दूसरी बात ये कह रहे हैं बोले ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने वोट नहीं मांगे, दलित उम्मीदवार था, हम वोट देना चाहते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मांगने से क्यों मांगो भाई? आप ये कैद घोषणा कर दो भाई, एक तरफ धनबल से उम्मीदवार और चुनाव लड़ा जा रहा है, एक तरफ एक दलित व्यक्ति आया है, तो हम तो एक दलित को सपोर्ट करने का काम करेंगे। और दूसरा, आज तक आईएनएलडी के किसी भी नेता या विधायक का यह बयान नहीं आया कि सतीश नांदल को चुनाव लड़ाना ही बीजेपी ने गलत था, लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं होनी चाहिए। जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनके टाइम नहीं उतारा था उम्मीदवार, आज तक यही गलत है। नहीं, एक बार भी आईएनएलडी की लीडरशिप ने यह नहीं कहा कि सतीश नांदल को चुनाव लड़ाना गलत कहा होगा। चलो आपको भी पता है कि सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, नंबर है, नहीं है, उसको नैतिक आधार पर आप जरूर उस तराजू में तोल सकते हो, लेकिन मैं तो नैतिक आधार पे ही बात कर रहा हूं। वो लोकतांत्रिक तरीके से वो ठीक है, संवैधानिक तरीके से वो ठीक है। मैं फिर से एक पॉइंट पर आना चाहती हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंदर थे, ये अभय सिंह चौटाला की तरफ से भी कहा गया, 5 वोट क्रॉस हो गए आपके। उनको मालूम था कि 5 में हमारे क्रॉस वोटिंग हुई है, तो वो आकर क्या नहीं कह सकते, आप फोन पर नहीं कह सकते अभय सिंह चौटाला को कि ऐसे ऐसे खेला हुआ है यहाँ पर और हमें आपके 2 वोट चाहिए। ठीक, अब उस पर भी आ जाता हूं मैं। 5 वोट क्रॉस हो गए, जीतने के लिए हमें चाहिए 28 वोट, तो 32 बचे हुए हैं, तो क्यों मांगे हम? हमारे पास तो फिर भी 4 एक्स्ट्रा हैं। जो सारा दिन सदन से लेकर के सड़क तक बीजेपी की बी टीम बन के घूम रही है, हमारे पास वोट एक्स्ट्रा हैं,
तो हम उस बी टीम से वोट क्यों मांगे? पिछली बार क्यों नहीं दिया अभय सिंह जी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट, अजय माकन जी को? पिछली बार क्यों बीजेपी को वोट दिया था? कोई सवाल करो ना। सुदेश जी, जनता को अब मूर्ख बनाने का समय चला गया। अब जनता मूर्ख नहीं बन सकती। पढ़े लिखे लोगों का जमाना है। अब मूर्ख बनाने से काम नहीं चलेगा। आईएनएलडी का जो फैसला तो गलत था, आपको जब लगता कह रहे है ना वोट कि देना ही चाहिए 3:30 नहीं, जो लोग कह रहे ना कि 3:30 बजे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोन आ जाता तो या भी वो हम वोट कर बताते देते, कि भई ऐसा ऐसा हो बताते। गया, हाँ। जब भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 4 वोट एक्स्ट्रा थे। ये तो जो कैंसिल वोट का खेल चला है ना, ये तो रात के 11 बजे शुरू हुआ है और वोटिंग 4 बजे बंद हो ली। उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं मैं, जो इस तरीके के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं गलत बोल करके। और मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है एक जनता का चुनाव जनप्रतिनिधि होने के नाते, जो लोगों को बहकाने फुसाने का काम करते हैं और उंगली कटा के शहीद होना चाहते हैं, उन लोगों को कहना चाहता हूं, ये 5 वोट क्रॉस होने के बाद भी कांग्रेस के पास 32 वोट थे और जीत के लिए 28 वोट चाहिए होते हैं, तो भी कांग्रेस के पास 4 वोट एक्स्ट्रा थे। और जो ये कैंसिल करने का खेल चला है ना, ये 4 बजे जब गिनती खत्म होगी ना, तो परमवीर जी की 4:30 बजे गिनती का वो कैंसिल वोट का अपील बीजेपी ने की है 4:30 बजे, और रात के 11 बजे वोट कैंसिल वोट का खेल चला है, जब भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 4 वोट एक्स्ट्रा थे। मतलब आप कहना चाहते हो कि आईएनएलडी को वोट करने चाहिए थे, ये कहना चाहते हो आप कि उनको आना चाहिए था? आज दो हल्के के लाखों लोग अपना अब मुझे जनप्रतिनिधि चुन के भेजा है, और मैं अगर चुनाव में एक आम वोटर चुनाव में ना हिस्सा ले, मान सकते हैं, लेकिन चुनाव तो अधिक करना चाहिए। वोट तो चाहे आप नोटा को दे आओ, हाँ। वोट तो देना चाहिए ना। लोकतंत्र में अधिकार है। और जब तक जिस व्यक्ति को हम वैसे तो खड़े होके कहते हैं हर व्यक्ति वोट देने जाना, हर व्यक्ति मुझे वोट देना, हर व्यक्ति मेरी पार्टी को वोट देना, और इतने बड़े मंच पे हम वोट डालने नहीं जा रहे। पर वो इसका भी जवाब देते ना। वो अभय सिंह चौटाला कहते 2016 में आर.के. आनंद जब उम्मीदवार, तब क्या हुआ था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोट नहीं दिया तो नहीं दिया, उन्होंने साफ बोल दिया कि वो नहीं देंगे, तो उनको भी देना चाहिए था वोट। और शाही कांड का भी कोई जवाब नहीं दिया जाता आज तक। अगर ये 5 गद्दार हैं तो फिर वो भी गद्दार हैं। मैं जिस चीज में मैं शामिल हूँ, मान लीजिए इस चुनाव में मैंने पूरा देखा है। सुबह 8 बजे से लेकर के रात अगले दिन सुबह 4 बजे तक मैंने सारा खेल देखा है। मैं ये खेल सारा बता रहा हूँ, मुझे आज की समझ है, मुझे इस मुद्दे पर ये का तो हमें पता ना कि वोट नहीं दिया, या पीछे जो हिस्ट्री रही है, वो एपिसोड्स हुए हैं, उनका तो हमें पता ही रहता है। नहीं, वो क्या कारण रहे हैं, किस वजह से रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या किसकी गड़बड़ रही है, चुनाव आयोग का है, स्याही कैसे हुई, पेन कैसे पहुंचा, क्या चीजें हैं। वोट नहीं देना इंडिविजुअल डिसीजन ठीक था वो कि वो तो पार्टी को बता के आए थे कि भाई इस प्रत्याशी के साथ मेरी पर्सनली नहीं है और मैं इनको वोट नहीं दे सकता। सारी पार्टी आपको वोट देगी, सारी पार्टी ने दिया और मैं दूंगा नहीं, उसमें क्या है? इसको ठीक मानते हैं आप? नहीं, ठीक गलत का फैसला तो मैं तो आज जिस चीज में इन्वॉल्व हूँ मैं वहां कर सकता हूँ। अब जिस चीज की मुझे जानकारी, ये जस्टिफिकेशन तो अभय सिंह चौटाला की तरफ से भी आई कि उन्होंने पूरा डिटेल में बताया भी किसी इंटरव्यू में कि क्यों वो कांग्रेस को वोट नहीं देते, क्यों वो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। बीजेपी के साथ तो गए थे ना वो पिछली बार। वो कहते इंडिपेंडेंट थे कार्तिक है पिछली बार, और उन्होंने मेरे पिता की जेल में बहुत सेवा की, तो उस भावना से मैंने उनको वोट कर दिया। फिर दुष्यंत चौटाला के पिताजी भी जेल में थे। अगर दुष्यंत चौटाला जी ने उस भावना से वोट दे दिया तो फिर उनको, अभय सिंह जी तो ये कहते हैं कि इन्होंने तो विनोद शर्मा जी की जेब में हाथ डाल करके पैसे निकाल के वोट दिए हैं। हाँ। तो पिता तो दुष्यंत, अगर अभय सिंह जी के पिता जेल में थे तो पिता तो दुष्यंत चौटाला जी के भी थे, वहीं थे। फिर दूसरे पे आरोप। आपको लगता है पैसों का लेन देन हुआ होगा? मुझे क्या पता, मेरे ना तो मेरी दो डील वोट हुई, नहीं देना, इसके पीछे भी लेन देन हुआ होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि किसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता। मैं ये कह सकता हूं कि 2 हल्के प्रतिनिधित्व से वंचित रह गए। वोट डालना चाहिए था इनको, चाहिए कांग्रेस को डाल देते, चाहिए बीजेपी को डाल देते। 1 हफ्ते पहले भी तो ये बयान दे सकते थे जो आज बयान दे रहे हैं। आज जो लोग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, 3:30 नहीं, इलेक्शन के 10 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात जो लोग बोल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमसे वोट मांगता और हमें बताता कि भाई इतने वोट मेरे क्रॉस हो गए तो हम वोट डालने जाते। 1 हफ्ते पहले इन्होंने बयान क्यों नहीं दिया? अगर कांग्रेस को हमारे 2 वोट की जरूरत है तो हम विपक्ष के नाते कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस हमसे शर्त यह है कि कांग्रेस हमसे वोट मांगे। क्यों नहीं दिया 1 हफ्ते पहले बयान? सांप चला गया, लकीर पे पीटने पे लगे हुए हैं। मूर्ख नहीं है लोग, सब समझते हैं।
और दुष्यंत चौटाला ने एक नया और बड़ा बयान दिया कि एजेएल मामले में जो बरी हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सीबीआई वाला मामला है, ईडी वाला मामला, वो कहते हैं कि राज्यसभा का क्या पता हो सकता है कि तोहफा दे दिया हो बीजेपी ने। जिसका एक मेंबर तक नहीं है, वो लोग किस तरीके की बातें करते हैं मुझे तो समझ नहीं आता। जो लोग सारा जिन लोगों का राजनीतिक कैरियर भारतीय जनता पार्टी के साथ साठ गांठ से शुरू होकर के वहीं पे ख़त्म हो गया, वो लोग भी मतलब ऐसे आरोप लगाने की बात काम करते हैं। वो तो दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा। यानी ये क्या कहना चाहते हैं कि कोर्ट भी बिका हुआ है, ये कहना चाहते हैं? ये कहो ना कि भाई हाँ कोर्ट बिका हुआ है, और कोर्ट बिका हुआ है इसलिए अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बरी कर दिया गया है। फिर तो आपकी इसका मतलब तो आपने जो 4.5 साल इनके साथ सरकार चलाई, तो इसका मतलब तो आपको भी किसी जो केस आपके ऊपर चल रहे हैं, इसका मतलब तो आप पे भी उसी हिसाब से नरमी बरती गई है। इन पे तो सारे परिवार पे केस हैं, आय से अधिक संपत्ति के। दूसरों पे आरोप लगाना बहुत आसान है सुदेश जी, बहुत आसान है दूसरों और पे ये आरोप कितना लगाना। सही लगता है आपको, कितना मतलब अगर आंकलन कर सही लगता है जब आईएनएलडी के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ये कहते हैं कि हमारा तो जन्म ही कांग्रेस के खिलाफ हुआ, मतलब हम जन्मजात ही कांग्रेस के विरोधी हैं। देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। मैं आज इस बारे में सारी चीज़ें बताता हूँ। चौधरी देवीलाल जी इस हरियाणा प्रदेश के किसान कमेरे वर्ग की शान है। मैं मानता हूँ 3 लोगों ने किसान मजदूर के लिए बहुत सारे काम किए सुदेश जी। एक तो सर छोटू राम जी, मैंने भाई बहुत हमारे जन्म तो क्या जी कोई जी। सैकड़ों साल पहले उनका जन्म हुआ। उन्होंने किसान के लिए बहुत सारे काम किए। फिर जब चौधरी देवीलाल जी की बात आती तो चौधरी देवीलाल जी ने ऐसे छोटे छोटे टैक्स, कहीं टोकन टैक्स, कहीं ट्रैक्टर टैक्स, कहीं साइकिल टैक्स, ऐसे अनेकों टैक्स खत्म करे, बुढ़ापा पेंशन शुरू की। चौधरी देवीलाल जी ने ऐसे काम करे जिससे किसान का जीने का एक रास्ता बना, मजदूर का एक जीने का रास्ता बना। नहीं तो बहुत दयनीय हालत में ये लोग थे। फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए। 10 साल के शासनकाल में ऐसी नीतियां बनाई, जमीन की कुर्की खत्म की, किसान की गिरफ्तारी बंद खत्म की, किसान की जो जमीन कोड़ियों के भाव थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले किसान की जमीन के भाव 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये ऐसे होते थे। जमीन गहने रखने के बावजूद भी 50,000 रुपये का जुगाड़ नहीं होता था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, जो किसान की जमीन कोड़ियों के भाव थी, उस जमीन को पंख लगे और लाखों में किसान की एकड़ हो गई। किसान की फसलों के लाखों भाव, में हो गई और फसलों जो बिल्डर्स उनकी करोड़ों में होगी। नहीं, आप जब आज ले आओ ना, आज बीजेपी ले आओ ना, एक सिंगल पैसे का जमीन का अधिग्रहण बीजेपी ने नहीं किया 11 साल में। क्यों? क्योंकि कोई उद्योग नहीं आया। क्यों? क्योंकि कोई सरकारी कोई व्यवस्थाएं जो हैं, जो संस्थाएं बननी चाहिए, जो कॉलेज, जहाँ एम्स बन सकता था, जहाँ मेडिकल कॉलेज बन सकते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जमीन 1 इंच भी जमीन अधिग्रहण नहीं की। अब अगर आपके स्टेट में उद्योग आ रहा है, आपके स्टेट में फैक्ट्रियाँ आ रही हैं, आपके स्टेट में कोई सरकारी बहुत बड़ा कोई फैक्ट्रीज, कोई कंपनी आई है, तो उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण करनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी, और वो किसानों को है। एक तो किसान को 1 एकड़ का भाव मिले 1 लाख रुपए, और एक किसान को भाव मिले 1 करोड़ रुपए, तो हम किसान किसान को तो वो फायदा हुआ कांग्रेस, ना। हम दूसरे सवाल के जवाब से थोड़ा मतलब भटक गए। मतलब मैं हम कांग्रेस अब विरोधी बात पर थे कि अब कांग्रेस आईएनएलडी विरोधी, कहती कि हम कांग्रेस विरोधी हाँ। आ जाइए। चौधरी देवीलाल जी, देखिए एक ऐसा माहौल बना दिया है आज इन लोगों ने कि ये जब पार्टी छोड़े ना तो परिस्थितियां, और दूसरा कोई छोड़े पार्टी तो वो गद्दार। कांग्रेस विरोध में कैसे चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री तक पहुंचे, हरियाणा के लिए गर्व की बात है। चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के समर्थन की वजह से थे। जब जब माननीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, जब ताऊ देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे, तो कांग्रेस पार्टी का समर्थन था उनको। तो कांग्रेस विरोध कैसे हुआ? चौधरी देवीलाल जी बोर्ड के चेयरमैन रहे कांग्रेस में, तो कांग्रेस विरोध कैसे हुआ? फिर आ जाइए, इसके बाद बोल देता हूं मैं। चौधरी देवीलाल जी
ने कांग्रेस से जनता दल फिर खुद की पार्टी बनाई। परिस्थितियां ऐसी रही होंगी, चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा ने मेल नहीं खाया या चौधरी देवीलाल जी के अनुसार उन पार्टियों ने डिसीजन नहीं लिए होंगे, तो चौधरी देवीलाल ने पार्टी छोड़ दी। बहुत अच्छी बात, उन्होंने अलग पार्टी बनाई अपनी। किसानों के लिए चौधरी देवीलाल जी ने काम किए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी कांग्रेस में रहे, संघर्ष किया, संगठन में बहुत काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किए। उन्होंने भी न्यारी पार्टी बनाई अपनी। परिस्थितियां रही होंगी कांग्रेस छोड़ने की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जीते जी 2018 में अजय सिंह चौटाला जी ने ये कह के, दुष्यंत चौटाला जी ने ये कह के पार्टी छोड़ दी कि भाई अभय सिंह चौटाला जी हमें दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोगों ने दूसरा देवीलाल बता दिया दुष्यंत चौटाला को। ये लोग पार्टी छोड़ें तो परिस्थितियां हैं, बड़े घर पार्टी छोड़ें तो परिस्थितियां हैं। चौधरी बंसीलाल जी भी कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से खुद की पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस में आए, आज उनका परिवार बीजेपी में है। बहुत सारे परिवार हैं ऐसे। राजनीतिक बात करूं मैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बहुत कद्दावर नेता हैं हमारे बांगड़ के। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी कांग्रेस में बहुत लंबा संघर्ष किया, बड़े बड़े पदों पे रहे, फिर बीजेपी में चले गए, फिर कांग्रेस में आ गए। अब ऐसे ही बहुत सारे मतलब पार्टियां बदलने का चलता है। जो कांग्रेस के बड़े बड़े लोग थे वो इधर उधर चले गए, इधर चले बीजेपी सारी में चले सारी गए। बीजेपी कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही 90% से भी ज्यादा। ठीक है। हाँ जी। जब मेरे जैसा एक आम कार्यकर्ता पार्टी छोड़े तो टैग लगाते हैं, ये जो कुछ एक मानसिक गुलाम इनके पास हैं, उन मानसिक गुलामों से टैग लगाते हैं कि गद्दार। आपको हैरानी की बात बताऊं, जब मैं आईएनएलडी में था, मैंने आईएनएलडी नहीं छोड़ी, मैं तो आईएनएलडी के साथ रहा। और दुष्यंत चौटाला जी पार्टी छोड़ के चले गए, दिग्विजय चौटाला जी अपनी पार्टी बना ली। तो मतलब लोगों ने तब भी गद्दार जस्सी पेटवाड़ को कहा, उस धड़े दूसरे वाले धड़े ने। मैंने पूछा भाई मैं गद्दार क्यों, मैं तो वही हूं। तो कहा नहीं तू गद्दार है, तेरे को तो अजय सिंह ने बनाया था, इसलिए तू गद्दार है, अजय सिंह के साथ नहीं गया। जब मैंने आईएनएलडी छोड़ी इस बात पर के कि बीजेपी मेरी राजनीति का मकसद पूंजीपतियों से लड़ना और बीजेपी को हराना है, और ये बीजेपी का विकल्प केवल कांग्रेस है। जब मैंने कांग्रेस में मैं गया तो आईएनएलडी के लोगों ने कहा कि ये गद्दार है, इसको तो अभय सिंह जी ने बनाया है। मतलब ये लोग पार्टी छोड़े तो परिस्थितियां या विचारधारा है, दूसरा तीसरा देवीलाल या विचारधारा, और हमारे जैसा आम कार्यकर्ता पार्टी छोड़े तो गद्दार। ये दो मुंह किस लिए? मतलब छोटी सी बात है भाई, ये लोग जिसको भी आज जस्सी पेटवाड़ ने पार्टी छोड़ दी इनकी, तो मेरे को कहते हैं इसको तो फलाने ने बनाया है, आईएनएलडी ने बनाया। नहीं बोला था आपको चेला है। जयप्रकाश जी के बारे में बोलते हैं तो हमारा पालतू है, हमने इसको बनाया है। रणबीर गंगवा जी को बोलते हैं कि इसको तो हमने बनाया है। बलवान दौलतप्रिया जी का आ जाए तो कहेंगे इसके पल्ले क्या है, इसको तो हमने बनाया है। रामकुमार कश्यप जी का जिक्र आएगा तो कहेंगे इसके पल्ले क्या है, इसको तो हमने बनाया है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि लोकतंत्र में ये तो माँ के पेट से बने बनाए निकले थे, और जो हमारे जैसे लोग हैं वो इनके रहमो करम पे बने। अगर लोकतंत्र में जनता सब कुछ है और जनता ही अरस से फरस तक, फरस से अरस तक लेके जाती है, तो फिर इनका योगदान क्या है? नहीं, जनता के बीच लेकर और मैं आ जाता हूं। अब कुछ लोग जैसे मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि आईएनएलडी ने इसको नेता बनाया, वो मंच दिया आपको, मंच दिया, क्या उसमें मेरी काबिलियत का या मेरी मेहनत का कोई रोल नहीं होना चाहिए, या केवल उनका दिया हुआ था? मैं जिला परिषद का मेंबर था और उस व्यक्ति के गढ़ से चुनाव जीत के गया था जिसके पास 17 महकमे थे सरकार में। और ईमानदारी से कह रहा हूं आपको, जब मैं जिला परिषद का मेंबर था, पहला फोन दुष्यंत चौटाला जी एमपी होते थे जी। अगर थोड़ी बहुत सच्चाई बची होगी तो दुष्यंत चौटाला जी से जाके पूछना, बाहर निकलते जीत के फोन किया था, भाई साहब आप एक वोट जीत गए हो। अभय सिंह जी से मैं मिलने गया, अभय सिंह जी को कहा जी आप एक वोट जीत गए, जिसको मर्जी बता देना, जिसको देना है चेयरमैनी के चुनाव में। जी जी। और जब हमारा चेयरमैनी का चुनाव हुआ, आजकल एक आधा और कहता है बोला ये तो जिला परिषद में बिका था। आपको कमाल की बात बताता हूँ, फोटो वायरल करके आपकी, जिन लोगों जो बिकाऊ होते हैं उनको सारे बिकाऊ नजर आते हैं। हमारा एक धड़ा था जी,
फिर क्या करने गए थे आप मनीष ग्रोवर के पास, और मुंह क्यों छुपाया हुआ था? वो भी मैं बताता हूँ आपको। 2016 में जिला परिषद हम बने, जिला पार्षद। कैप्टन अभिमन्यु जी वित्त मंत्री होते थे, और हमारा एक धड़ा था इनेलोर कांग्रेस के जिला पार्षदों का, जिसका नाम था भाईचारा गुट। और उस भाईचारा गुट के हम परमानेंट 11 मेंबर थे। और आप जब चुनाव हुआ तो हमने, जब चेयरमैन का चुनाव हुआ तो हम 11 लोग अंदर गए, और कैप्टन अभिमन्यु जी 19 लोगों को अंदर लेके आए। टोटल 30 पार्षद थे हिसार जिले में। जब हम 11 लोग अंदर गए ना, और कैप्टन अभिमन्यु जी 19 वोट लेकर के आए, तो जब रिजल्ट आया ना, तो हमारे तो 12 वोट मिले और उनके 18 मिले, जबकि वो 17 महकमों के मंत्री थे। सरकार थी सेंटर में भी और हरियाणा में भी। उस फोटो के बारे में जरा बताना, वो फोटो 2019 का है। क्या करने गए थे आप मनीष ग्रोवर के पास? मेरे रिश्तेदार के साथ कोई मामला था। अच्छा। और प्रशासनिक अधिकारी थे, वो बहुत ज्यादा प्रेशर। 2019, ठीक है। 2019 की बात है वो। एक प्रशासनिक अधिकारी, वो मई की बात है। तो गमछा तो मैं ऐसे ही पहले ही गर्मी में डाल रखा था। जब कोई प्रशासनिक अधिकारी बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे, तो किसी ने कहा, आईएनएलडी के ही नेता ने कहा कि आप जाके मिल लो, बात करो उनसे, मदद मिल जाएगी। परेशान जब परिवार के ऊपर समस्या आती है तो मदद के लिए जाना पड़ता है। तो 2019 में मैं गया, और उसको भी छोड़ दीजिए। अब मैं बता देता हूँ आईएनएलडी की बात। आजकल कुछ लोग तथ्यों की बजाय मानसिक गुलामी स्वीकार कर लिए कुछ लोगों ने। कुछ लोग कार्यकर्ता नहीं, गुलाम बन चुके हैं। कार्यकर्ता तो बड़ा गर्व की बात है, कार्यकर्ता होना। मुझे गर्व की बात है कि मैंने आईएनएलडी में काम किया है कार्यकर्ता के नाते। मुझे गर्व है कि मैं कांग्रेस में आज एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं, और पार्टी ने मुझे विधायक बना करके मुझे सम्मान देने का काम किया है। मैं जब आईएनएलडी में था जी, मेरे पिताजी के नाम 10 एकड़ जमीन थी। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, मैं 10वीं क्लास में था। एक ही बेटा हूं मैं परिवार में, तो जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी। मैं और मेरी मदर थे, मेरी 2 बहनें थी। मुझे अंदर से ललक थी राजनीति करने की और सामाजिक काम करने की, और मैं आईएनएलडी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। अभय सिंह जी, दुष्यंत चौटाला जी हों, दिग्विजय चौटाला जी हों, करण जी हों, अर्जुन जी हों, या अजय सिंह चौटाला जी हों, या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हों, सारा परिवार मुझे जानता था। और जानता इसलिए नहीं था कि वो मेरे घर आए थे मुझे उंगली पकड़ के लेने। मैं मेहनत करता था। 2-2 हजार हर रैली में मेरी जिम्मेवारी लगती थी, 2-2 हजार आदमी लाने की। कभी 2,000 मोटरसाइकिल लेके आने हैं, कभी 2,000 आदमी लेके आने हैं, कभी इतनी बसें लेके आनी। और मैं गर्व महसूस करता हूँ इस बात में कि मेरा नेता मेरी जिम्मेवारी लगाते थे। मेरे पिताजी के 10 एकड़ जमीन थी सुदेश जी। आईएनएलडी में रहते रहते संघर्ष करते करते मैंने 3 एकड़ जमीन बेची। आज फर्द निकला, मेरे 7 एकड़ जमीन है। 3 एकड़ जमीन मैंने बेची, और उसका ब्लेम नहीं कर रहा मैं आईएनएलडी को, ना अभय सिंह चौटाला जी को कर रहा, ना मैं अजय सिंह चौटाला जी को कर रहा। कोई ब्लेम नहीं कर रहा। एक ऐसी बात नेशनल अनफिल्टर्ड पे वीरेंद्र घोगड़े ने उठाई थी कि इन बड़े राजघरानों के पीछे लग के हम अपनी जमीन तक बेच देते। मैंने बेची, लेकिन ये चाहते हैं इनका बेटा बेटी ही आगे बढ़े, टिकट उन्हीं को मिले। मैं जो और वही कानून चाहना में, वही मैं कह रहा हूं, कहना चाहते हो आप? मैंने 3 एकड़ जमीन आईएनएलडी में मेहनत करते हुए बेची। मेरी दादालाई जमीन थी, सबको प्यारी होती है अपनी दादालाई जमीन। आज भी मेरा सपना है कि मैं मेरे मरने से पहले अपनी दादालाई जमीन तो वापिस खरीद सकूं। शायद मैं इस लायक कभी बन पाऊं, अपने परिवार के आगे मैं जाके कह सकूं भी मैंने तुम्हारी 3 एकड़ जमीन आप लोगों ने मुझे दी थी। मेरी माँ को मैं कह सकूं कि आपने मुझे 10 एकड़ दी थी, मैंने सॉरी आपके 3 एकड़ घटा दिए। मैं कभी बराबर कर पाऊं उस बात को, वो मेरा सौभाग्य होगा कभी ऐसा हुआ तो। लेकिन मैं ब्लेम नहीं कर रहा चौधरी अभय सिंह जी को या आईएनएलडी पार्टी को। मेरे अंदर ललक थी राजनीति करने की, सामाजिक काम करने की। राजनीति खर्चे का सौदा है, और मेरे पास पैसे नहीं थे। लोगों की उधार हुई तो उधार उतारने के लिए मैंने अपनी जमीन बेची। किसी का 1 रुपया खाया नहीं आज तक। पर आपके ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि आप तो इलेक्शन में भी चदर बिछा बिछा के पैसे बटोरते रहे। बहुत पैसा चंदे के रूप में लिया आपने, उससे आपने डिफेंडर भी, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हो आज। आजकल है ना, आईएनएलडी और जेजेपी के कुछ लोगों को मेरे जैसे एक आम घर के बेटे से खतरा नजर आने लग गया। इसलिए अपने सब ये जो वाहियात लोग हैं ना, जो मतलब व्यक्तिगत आरोप लगाने का काम करते हैं। राजनीति में व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए, लेकिन चलो वो लगाते हैं। जितनी जिसकी सोच, जितनी जिसमें अकल, जिसमें जितनी बुद्धि होगी, उतनी ही बकवास फेंकेगा वो आदमी।
नहीं, आपने उमेद भवन को तो कहा कि क्या बोलते हो, बिटोड़ा। हाँ तो बेटोड़ा में तो गो से लेकर करें, जो जो बातें गोबर वर्गी करेगा तो और क्या हो गया, बेटोड़ा हो गया। जो बात ही इस टाइप की करेंगे, वो आपको हुड्डा की पोट्री का चूजा कहते अरे हैं। मतलब लेवल देखो बयानबाजी का। हाँ देखो, आप लोग एक जनप्रति इनकी सोच मतलब आम आदमी के प्रति देखो क्या होगी। एक जनप्रतिनिधि को, एक विधायक को ये तो ये चूजा बोल रहे हैं, आप उनको बिटोड़ा कह रहे हो। तो और क्या कहूं मैं? नहीं, मैंने उनको नहीं कहा, मैंने उनकी भाषा शैली को कहा। मैंने उनकी भाषा शैली को कहा कि जिस तरीके की भाषा शैली वो यूज करते हैं। अब छोटी सी बात पे आ जाइए भाई, चंदा खोशा नहीं जाया करता, चंदा लोग मन से देते हैं, समझ रहे हैं आप? कितना चंदा आ गया होगा जस्सी पेटवाड़ के पास? जितना जितना चुनाव लड़न जोगा लोगों ने दे दिया, लोगों ने चुनाव लड़ा दिया, वोट दे दिए, नोट दे दिए, परमात्मा की दया से चुनाव जिता दिया। मेरे और ये पास गाड़ी घोड़े जो बाद में आए कह रहे कि भाई सारा वहीं से ही गाड़ी लिया। घोड़े मेरे पहले भी थे, पहले के मैं पैदल लैंड करता। गाड़ी घोड़े तो मेरे पहले भी थे, 14 साल से राजनीति कर रहा हूं मैं। हाँ दिए उधार उधार किसी की। आपकी राजनीति का स्टाइल या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के करीबी होना रास नहीं आ रहा आपके सियासी विरोधियों? क्या क्या वजह है? ना आप टारगेट पे रहते हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो, या आप ज्यादा बोलते हो? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी तो आज सबके निशाने पे इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी जानती है। ये तो बीजेपी, ये वो लोग हैं जिनका होमवर्क आईएनएलडी और जेजेपी तो बीजेपी के नाक और कान है। नाक में दुआई गाल दो, कान में दुआई गाल दो, गले में जाके बोल लगी बात। तो ये तो वो नाक और कान है बीजेपी के, जो बीजेपी इनको रात को बोलती है सुबह उठ के बयान दे दें, सुबह उठते ही लग जाते हैं। ये जो लोग आज मेरे खिलाफ मुझे जो टारगेट करें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जी का तो बीजेपी जानती है कि ये तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी। इनको अगर ठिकाने नहीं लगाया तो तुम्हारी सत्ता कभी न कभी जाएगी और यही लोग तुम्हारी सत्ता को छीन लेंगे। कांग्रेस ही बीजेपी का विकल्प है, इसलिए वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस को दिन रात टारगेट इनसे करवाते हैं। अब मेरे जैसे को टारगेट करने का अर्थ क्या, मतलब आज इनसे सहन नहीं हो पा रहा। जेजेपी के लोग, आईएनएलडी के लोग सारा दिन ये तो बोला काटड़े नु आ करता तेजा खेड़ा फार्म पे, बे काटड़े मारेगा ना तो मैंने नुआए हैं, किसान का बेटा हूँ, सच में नुआए हैं, जोड़ में भी नुआए हैं, घरा भी नुआए हैं। तेजा खेड़ा पे क्या था भाई, हमने तो 3 छोटे छोटे चुनाव लड़े, मारे तो 3 किले बिक गए। इनने तो सैकड़ों चुनाव लड़ गए, फिर भी बोले मारे तो 10,000 किले थे। चौधरी देवीलाल के 10,000 किले थे के कहां से आए? एक बार सरकार बनी, सारा कुनबा पाए से अधिक संपत्ति के केस दर्ज हो गए। क्या साबित करना चाहते हो? मतलब गरीब की कोई वैल्यू नहीं है, जिसको मर्जी धमकी दे दो, जिसको मर्जी डरा दो, नोटिसों के नाम से डरा दो, जबान बंद कराने के हमें तरीके आते हैं। कौन से तरीके हैं वो लोकतंत्र में? और क्या ये चौधरी देवीलाल की विचारधारा है क्या? चौधरी देवीलाल की विचारधारा ये है क्या, किसी को नोटिसों के बहाने से, किसी को धमकियों के बहाने से डराना? इस धरती पे कोई ऐसी बंदूक, कोई ऐसी तोप नहीं बनी जो जस्सी पेटवाड़ को डरा दे, और ऐसा कोई नोट नहीं बना, ऐसी कोई करेंसी नहीं बनी जो जस्सी पेटवाड़ का जमीर खरीद ले। इन लोगों ने तो राज्यसभा चुनाव से पहले आरोप लगाए थे, उसके बाद भी लगाए कि जस्सी पेटवाड़ बिके। सोशल मीडिया पे बहुत ऐसी पोस्ट देखी जिसमें कहा कि अब नारनौंद में भी कई डिफेंडर और आएंगी। वो क्या इशारा था कि जस्सी पेटवाड़ का इन्हीं के लोग, वो मानसिक गुलाम, वो मानसिकता जिनकी गुलाम हो चुके, जो इनके गुलाम बन चुके हैं, वो कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता होना तो गर्व की बात है, चाहे किसी भी पार्टी का हो जाओ, लेकिन वो मानसिक गुलाम हो चुके हैं जो व्यक्तिगत आरोप एक लगाने का काम करते हैं। ये कहां से आ गई ये 10-10 हजार किले? हमने तो कभी सवाल नहीं पूछा। मामे मतलब ये 5 करोड़ की गाड़ी लेके मंडी में चले जाओ, ये 5-7 करोड़ की गाड़ी लेके लोगों के बीच चले जाओ, इनसे कोई सवाल नहीं करेगा। जब कोई किसान का बेटा कोई गाड़ी में बैठ के चला गया तो उससे सवाल करेंगे, इसके पास ऐसी गाड़ी कहां से आ गई, इसके पास ऐसे जूते कहां से आ गए, इसके पास ऐसी जैकेट कहां से आ गई। जैकेट से बढ़िया याद आ गया, मेरे को ध्यान भी था वो 5 जैकेट वाला भी एक किस्सा ही आप लोगों का, मतलब उसको लेकर वो ऐसे अतरंगी से काम क्यों करते हो आप 5 लोग? बुराई क्या है? स्कूल में एक ड्रेस नहीं होती? वो लोग कह रहे कि भाई तुम सीरियसनेस होती है, कुछ विधायक हो आप लोग और अच्छा कपड़े पहनने से के मुद्दे उठाओ, ये एक जैसी जर्सी पहन के मफलर डाल के ऐसे क्यों चले जाते हैं? अच्छा मेरी बात सुनो, आप सारे व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के जाते हैं अंदर,
एक से ही है, एक से ही है। और सुनो, एक जैसी जैकेट पहनने से सीरियसनेस कहां खत्म होगी? मतलब क्या कपड़े, लॉजिक था उसमें? सुनो, आप लोग प्लान करके तो पहन के गए सुनो, होंगे ना, कपड़े पहनने से, यारी दोस्ती दिखाने के लिए? कपड़े क्या कर पहनने, हाँ यारी दोस्ती दिखाने के उसके लिए लिए पहले प्लान किया आप हाँ, लोगों ने, या वो कोई प्लान क्या था? कोइंसिडेंट था? एक ही जगह से खरीदी थी सबने? एक ही जगह से खरीदी थी, जैकेट थी, एक को पसंद आ गई, भाई ये अच्छी है, तू भी ले ले, पैक कर दो, पांच पैक कर दे। मफलर भी। मुझे ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया कि जैकेट पहनने से सीरियसनेस कहां खत्म होगी। और कमाल देखो आप, सवाल किन लोगों ने उठाए? जो लोग सारा दिन ये कहते हैं समाज इकट्ठा हो जाओ, किसान मजदूर एक हो जाओ। अरे 5 किसान मजदूर के बच्चों को एक साथ रह के तुम देख नहीं पा रहे, तुम्हारा सब कुछ जल चुका है अंदर से, उनको 5 लोगों को देख करके इकट्ठा, और तुम बात करते हो किसान मजदूर को एक करने की। किसान मजदूरों के 5 बच्चे, हम किसान मजदूरों के एक सी जैकेट पहन के विधानसभा चले गए, क्या हो गया? उस दिन सारे मुद्दे पीछे छूट गए थे, आप यकीन मानो। मुख्यमंत्री जी, यही फोटो वायरल हुई, कोई पूछता है, मैं यही तो कह रहा हूँ। देखो सुदेश जी, मैं ये भेजा था क्या सबको? हाँ, सुदेश जी, मैं ये कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी, पंजाब में चुनाव है, सेशन में 1-2 बार पगड़ी पहन के आ जाते हैं, किसी ने सवाल करा? नहीं, सवाल करते ना, कोई सवाल नहीं करता। नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हम हैं। कहते हमने हैं, भी सवाल किया, हम भी। अगर हम पांच भाई एक जैसी जैकेट पहन के चले गए, आईएनएलडी वाले एक जैसी पगड़ी पहन के जाते हैं, उन पे तो कोई सवाल नहीं करता। अच्छा, आपको लगता है यहाँ पे आपको टारगेट किया गया? हाँ, बिल्कुल। जो जिनकी मानसिकता गड़ चुकी है, जिनकी मानसिकता गुलाम हो चुकी है, जिनकी मानसिकता सड़ चुकी है, केवल वही लोग इस तरीके के सवाल करते हैं। आईएनएलडी के 2 विधायक हैं अब, और जब कोई समय होता था अच्छा इनका, जब इनके पास 32 विधायक थे, मैं आईएनएलडी में था, 32 विधायक थे 2009 में आईएनएलडी के, एक जैसी पगड़ी पहन के गए थे, हरी पगड़ी पहन के गए थे, तब तो बोला भाई पगड़ी शान, और भाई पगड़ी मारे। अरे हमने 5 भाइया ने इकट्ठी जैकेट पहन ली, परिधान है उससे जोड़ लेते हैं। बात क्या है? सिर्फ इस बात का कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूं, बात सिर्फ इतनी है सुदेश जी, कि मतलब ये लोग सहन नहीं कर पा रहे कि अब हरियाणा विधानसभा में आम घरों के बच्चे तुमसे अच्छा बोलते हैं, तुमसे ज्यादा मुद्दे लोगों के उठाने का काम करते हैं, ये बात सहन नहीं हो रही। और सहन किसको नहीं हो रही? इन पूंजीपतियों को सहन नहीं हो रही, और इन पूंजीपतियों के जो मानसिक गुलाम लोग हैं, वो लोग इस तरीके के सवाल करते हैं। जैकेट पहनना, जैकेट सर्दी है, जैकेट पहन के जाएंगे, कुर्ता पजामा सारे व्हाइट पहन के जाते हैं, एक जैसा सब एक वो जैसे। जो गली वाला जो तंज कसत अर्जुन चौटाला ने, वो आपको लेकर ही था ना, कि गली बनवाने के मुद्दे उठाते हैं यहाँ पर? ना, मैंने तो कभी गली का मुद्दा उठाया नहीं, मुझे क्या पता उसने किस लिए उठाया, मुझे तो नहीं पता। उसका तो काम ही कांग्रेस को टारगेट करने का है। हमने कानून व्यवस्था पे काम रोको प्रस्ताव लेके आए, वो बीजेपी के पक्ष में रहे। हम जितने भी प्रस्ताव लेके आए, हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, वो बीजेपी के पक्ष में रहे। उनका तो काम ये है, खड़ा होके कहते हैं कांग्रेस के विधायक सीरियस नहीं है। अरे तुम 90% सदन में नहीं बैठते, कमेटियों की, विधानसभा कमेटियों में तुम्हारी हाजिरी 1% नहीं है, और आप बात सीरियसनेस की कर रहे हो, कांग्रेस के सीरियसनेस की कर रहे हो। अच्छा, कुछ और मुद्दों पर आते हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, अभी किसानों का मुद्दा उठा लें, क्योंकि आपने भी धरना दिया, आप अनाज मंडी में गए, नए नियम लागू हुए हैं, आप कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आईएनएलडी ने भी 10 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया, उसके बाद अभय सिंह चौटाला कहते हैं मैं खुद ट्रैक्टर लेके जाऊंगा। और बहुत जगह से किसानों के परेशान होने की खबरें भी आ रही हैं, सरकार दावा करेगी सब कुछ है, बारदाना भी है और बायोमेट्रिक भी ठीक है। ये नियम वाकई में गलत है? क्या पारदर्शिता, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक अच्छी कोशिश आप इसे कहेंगे, और सिर्फ विपक्ष में है इसलिए आप इसको मुद्दा बना रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि धान का घोटाला हुआ, बाजरे का घोटाला हुआ, इसलिए हम ये नियम लेके आए। मैं मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, घोटाला या तो आपकी सरकार ने किया या आपके अधिकारियों ने किया, तो लाइन में किसान क्यों लगे? एक बात। दूसरी बात पे आ जाइए, जो सबसे बड़ा तथ्य है कि ये बेहुदा और बेतुके नियम है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा सरकार का पोर्टल है, जिसमें प्रदेश के सभी किसानों ने पंजीकरण करवाया हुआ है कि मैंने इतनी इतनी एकड़ में इतनी इतनी फसल, फलानी फलानी फसल उगा रखी है। ठीक है जी? मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जब किसान के का सब कंप्लीट रिकॉर्ड आपके पास, और उसमें कोई भी बायोमेट्रिक नहीं है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में कोई बायोमेट्रिक नहीं है, तो अब बायोमेट्रिक से आप क्या साबित करोगे, असली या नकली? ऊपर से कह रहे हो किसान चाहे ना आए,
किसी दूसरे दो व्यक्तियों को भेज दे गारंटर। तो उस बायोमेट्रिक का मुझे तो समझ आया नहीं। किसान भी ना आए, दो और को भी भेज सकता है किसान, या खुद भी बायोमेट्रिक कर सकता है, जबकि आपके पास बायोमेट्रिक का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। या तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में बायोमेट्रिक का रिकॉर्ड हो, तब तो इस रिकॉर्ड का मेल हो जाएगा, तब तो मेल हो जाएगा। अब अरे तुम्हारे पास बायोमेट्रिक ही नहीं है और आप बायोमेट्रिक के लिए कर रहे हो। केवल किसान को ये जो सारा सिस्टम है, ये एक ऐसे रास्ते पे डालने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि बीजेपी जहां जिन स्टेटों में बहुत पुराने समय से बीजेपी है, वहां मंडी व्यवस्था खत्म हो चुकी है। गुजरात में मंडी नहीं है, मध्य प्रदेश में मंडी नहीं है, और बहुत सारे स्टेट हैं जहां मंडी नहीं है। यहाँ भी इसी तरह पे काम चला हुआ है। अब इसका हल क्या निकलेगा, क्या होगा? सरकार को मजबूर करेंगे आप लोग किसानों के साथ मिलकर के वापस लें? बिल्कुल। हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले मुख्यमंत्री जी तो रुड़ आज रहा है, उसकी फसल तो आज रुड़ रही, कब करेंगे? लगे हुए हम तो। मैं तो कल भी 5 मंडियों में जाकर के आया हूँ। लेकिन अभी आम लोगों की बात बता रही मैं, आपके सियासी विरोधियों की बात नहीं बता रही। आम लोग ना, ये आपके लिए, सभी पार्टियों के नेताओं के लिए, कि वो आते हैं NAC गाड़ी से उतरेंगे, पीछे अपना तामझाम रखते लोग रखते हैं, आएंगे, थोड़ी सी गेहूं उठाई, 2 लोगों से बात की, फोटो और चल देते हैं। कहते हैं पसीना आएगा, साथ बैठो तुम, सड़क पे उतरो, लड़ाई लड़ो। बिल्कुल आधा घंटा बातें करके मीडिया को बाइट देकर निकल जाते हो। ये कोई संघर्ष नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए, राजनीति में या सामाजिक लड़ाइयों में अलग अलग चेहरे नेतृत्व करते हैं। विपक्ष की सभी पार्टियां समर्थन करती हैं। अब किसान है तो सबको किसान के साथ खड़ा होना है, किसी को किसान के साथ वाक्य में खड़ा होना है, किसी को दिखावा करना है। बिल्कुल ठीक है। हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नाम सबसे पहला ज्ञापन मैंने सौंपा, पूरे हरियाणा प्रदेश में किसानों के साथ, हजारों किसानों के साथ, और मुख्यमंत्री जी को चेताया कि मुख्यमंत्री जी, ये कानूनों से किसी का भला नहीं होने वाला, ना किसान का, ना मजदूर का, ना आपकी सरकार का भला होने वाला। जिस मोटिव के साथ लेके आए वो भी पूरा नहीं होना। वो भी पूरा नहीं होना। अब आप बायोमेट्रिक के लिए किसान को लाइन में लगाओगे, एक बायोमेट्रिक में 20 से 25 मिनट का समय लग रहा है, तो सड़कें जाम हो जाएंगी, मंडियां जाम हो जाएंगी। किसान को खेत में होना चाहिए, कंबाइन के पास, जब उसकी फसल कट रही है, संभाल होनी चाहिए कि भाई उसकी फसल कहीं मिट्टी में तो नहीं मिल रही है, कहीं मिट्टी तो नहीं आ रही है, या कहीं गंदगी, मतलब फसल गिर तो नहीं रही है बाहर, या कुछ बहुत सारे काम किसान को वहाँ है। अब वो किसान अगर वहाँ मंडी की लाइन में आके खड़ा हो जाएगा। अब बायोमेट्रिक पे आ जाइए। बायोमेट्रिक पे अगर कोई किसान 80-90 साल का है तो उसको वो बिस्तर से उठ नहीं सकता, उसको बायोमेट्रिक कराने के लिए आना पड़ेगा। अब कोई विधवा महिला के नाम पंजीकरण है, जिसके घर पे कोई आदमी कमाने वाला नहीं है, उसको अपने बच्चों को अकेला छोड़ के उसको बायोमेट्रिक के लिए आना पड़ेगा। अब कोई किसान जो केवल अकेला किसान है, जिसके बच्चे छोटे हैं या बच्चे बाहर पढ़ते हैं, अब उसको भी बायोमेट्रिक के लिए आना पड़ेगा। अब वो खेत संभालेगा या वो बायोमेट्रिक के लिए आएगा, जबकि इस बायोमेट्रिक का कोई तथ्य नहीं है सुदेश जी, कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है पहले सरकार के पास। अब कहते हैं 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, क्यों भाई? अब तो 24 घंटे करती है। वो तो दबाव में किया ना, जब किसान खड़े हो गए, जब किसान खड़े हो गए। चलो क्या कहना, जिसने ठीक है 2 झंडे उठा करके, वही बात है ना, उंगली कटा के शहीद होने वाली बात है। बस अपने नंबर बनाने हैं, ये हमने कर दिया। कहाँ है वो जीत का जश्न मना रहे थे, बुढ़ापा पेंशन? वो बुढ़ापा पेंशन तो आज भी ऐसे कैसे पड़ी है? कहाँ गए वो लोग जो विजय दिवस मनाने निकले थे? नहीं आई बुढ़ापा पेंशन, आज भी ऐसी है। तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं उठा रही? अगर आज भी ऐसी उठाएंगे, विधानसभा में फिर उठाएंगे, और उठाया उस टाइम भी, और फिर विधानसभा में रिकॉर्ड लेके जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी आप तो कह रहे थे हमने ठीक कर दिया, ये लो बताओ, दो जवाब। ये तथ्यात्मक बात है कि अभी तथ्यात्मक बात ही कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। आज भी ऐसे ही पड़ी है बुढ़ापा पेंशन, फैमिली आईडी के नाम पे, इनकम के नाम पे बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, लाखों लोगों की काट दी। अब वो कह रहे कि रोज कार्ड काटने को लेकर आंदोलन करेंगे, वो मुहिम चलाएंगे। एक ही काम है वो, ऊपर से एक ही काम है इनको। बीजेपी केवल अपने लिए प्रयास नहीं कर रही, बीजेपी इनके लिए भी प्रयास कर रही है कि ये बराबर 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 चलें और कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी करते रहें। लेकिन मुख्यमंत्री ने राज्यसभा चुनाव जस्ट बाद रिजल्ट आते का कि ये तो कांग्रेस की बी टीम है। बी टीम है ये, कांग्रेस की कहा उन्होंने? इन्हें बीजेपी की है, मुख्यमंत्री जी ने गलत कहा, उन्हीं के हैं ये। लेकिन कुछ भी हो, राज्यसभा चुनाव में फिर चली गई मैं चेहरे मेरी नज़रों के सामने आए कि कांग्रेस जीत के भी हार गई, और INLD वाले बिना किसी बात के भी बहुत खुशियां मना रहे हैं। मतलब कॉन्फिडेंस देखो उनका, किया हुआ असली खेला। मतलब क्या हुआ राज्यसभा चुनाव में? जो बस वही है कि भाई
कुछ प्रदेश में गलत हो जो, बीजेपी, मैं कह तो रहा हूं ना, बीजेपी का मकसद है कि इनको बराबर का चलाओ, बराबर का चला के ये कांग्रेस और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जितना कमजोर करते चलेंगे ना, उतना बीजेपी को फायदा होगा। इसलिए बीजेपी इनको बराबर चला रही है। उधर से वो कोई ऐसी नीति ले आते हैं और ये कह दें भाई हफ्ता टाइम है तारा पर क्रेडिट लिया जाए तो ले लो। तो कांग्रेस क्यों नहीं लेती फिर? लेती है, हम लोग खड़े हैं, हर बात पे खड़े हैं। अब तभी तो मैं टारगेट पे हूं ना। किसानों पे मैंने सबसे पहले ज्ञापन दे दिया सीएम के नाम, मंडियों के मैंने सबसे पहले दौरे कर दिए, मुख्यमंत्री जी को मैंने डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को कहा ये वोट जिद छोड़ करके ये वापस ले लीजिए ये कानून। चलिए वो होंगे कि नहीं होंगे इस पे बात करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर बहुत जरूरी है कि आपसे सवाल पूछा जाए। 2016 में रोहतक में उस वक्त के सबसे पावरफुल मिनिस्टर कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान कुछ लोगों ने जला दिया था। हाल ही में वो लोग उस मामले में बरी हुए हैं, उस पर भी आपकी स्टेटमेंट आई थी। और उधर से कैप्टन अभिमन्यु ने भी मेरे साथ ही बातचीत में कहा कि ये पूरी की पूरी साजिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रची हुई थी। वो तो परिवार के, अपने समुदाय के बच्चे थे, ना समझ थे, उनके कंधों पर बंदूक रखकर चलाई गई। और वो ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले आज भी खुलेआम बेशर्मी से घूम रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि हम नुमाइंदगी करते हैं जाट समुदाय की। बिल्कुल करते हैं, नुमाइंदगी तो करते हैं, समाज की करते हैं, करनी भी चाहिए। समाज, अपने समाज के उत्थान के लिए सबको काम करना चाहिए। और किसी भी नेता, किसी भी सामाजिक व्यक्ति का ये फर्ज भी बनता है कि वो सर्व समाज के साथ साथ अपने समाज के उत्थान की भी बात करे। लेकिन उसका क्या करें जो समाज का हितैषी बनने की, जो एक दम भरने का काम कर रहे हैं, जो कहते हैं मेरी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ सीधी यारी है, जो 17 महकमे लिए सरकार में बैठे थे और अपने घर की सिक्योरिटी तक नहीं रख पाए। किसने हटाई कैप्टन अभिमन्यु जी के घर की सिक्योरिटी? कौन थे वो लोग? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हटा दी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी विपक्ष के नेता भी नहीं थे उस समय 2016 में, जहां तक मुझे याद है। तो एक आम विधायक थे। ये 17 महकमों के मंत्री, ये 17 महकमों के मंत्री, सेंटर में इनकी सरकार, स्टेट में इनकी सरकार, और सुरक्षा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कैसे हटा दी? अरे जो व्यक्ति इस भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अपना घर नहीं बचा पाया, 17 महकमे होते हुए अपने घर की सुरक्षा को रख नहीं पाया, मतलब उसकी सुरक्षा, उस घर की पुलिस हटवा दी गई उसके घर के बाहर से, और वो व्यक्ति समाज का ठेका उठाने की बात कर रहा है। उन्होंने खुद जलाई अपनी कोठी? क्या बिल्कुल नहीं जलाई, गलत बात। उन्होंने खुद अपनी कोठी नहीं जलाई। जलाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी साजिश नहीं की? बिल्कुल नहीं की। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने साजिश की तो 2016 में आज तो 10 साल हो गए ना, 10 साल का अरसा हो गया ना। 10 साल से सेंटर में और स्टेट में इन्हीं की सरकार है ना। आज तक एक बार भी नाम डलवा पाया FIR में? दोषी होते अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ऊपर से लेके नीचे तक सारी बीजेपी एक लाइन में खड़ा होकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अंदर कर देती। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है अगर मैं दोषी हूं ना, अगर मैं दोषी हूं तो हमारा बीज मरे, और अगर मैं दोषी हूं तो करो मेरे ऊपर FIR दर्ज। कहां है वो प्रकाश सिंह आयोग की रिपोर्ट? क्यों सार्वजनिक नहीं कर रहे? सरकार किसकी थी 2016 में? बीजेपी की थी। आयोग किसने बनाया? बीजेपी सरकार ने बनाया। प्रकाश सिंह आयोग बना, प्रकाश सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। क्यों सार्वजनिक नहीं की? क्योंकि सार्वजनिक करते तो बीजेपी के लोग फंसते। क्योंकि बीजेपी के लोग इसलिए फंसते, उसमें नाम थे जिन लोगों ने इस हरियाणा को जलाने का काम किया। तो प्रकाश सिंह आयोग की रिपोर्ट किसने रोकी? इसी सरकार ने रोकी। क्यों रोकी? ये सरकार जानती है। लेकिन यशपाल मलिक ने भी कहा है कि साजिश की गई। यशपाल मलिक तो चोर है, खिलाफ लुटेरा है। इस हरियाणा प्रदेश को अगर किसी व्यक्ति ने समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया तो उस गंद व्यक्ति ने यशपाल मलिक ने किया। वो यशपाल मलिक अगर आज हरियाणा प्रदेश के किसी व्यक्ति को दिख जाए ना तो अंदर ही अंदर इतनी आग लग जाती है जिसकी कोई वो नहीं। उस आदमी की अब कोई भी मुंह उठा के कुछ भी कह दे, क्या आधार है? यशपाल मलिक का क्या आधार है? क्या उसकी बात का आधार है? हाँ, उसकी एक बात का एक आधार है जो पूरा समाज कहता है कि लुटेरा हरियाणा को लूट के चला गया। तब नहीं पता लगा जब सरकार थी, यूपीएससी की सरकार थी, जब उठा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको सेंटर में मिलवाने लेके जाते थे। कौन क्या कब? जो आदमी समाज, अब चोर का तो तब पता चलेगा ना सुदेश जी जब चोरी करेगा।
तो चोर तो अगर अब वो कोई चोर था, साहब चोरी तो कर ही रहा था उस अब तो वक्त भी। समाज ने भी यशपाल मलिक को सराखों पे बिठाया था उस टाइम तो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की छोड़ दीजिए, हाँ। पूरा समाज ने यशपाल मलिक को सराखों पे बिठाया था। हरियाणा प्रदेश के लाखों लोग यशपाल मलिक जी के नेतृत्व में लगे हुए थे, लेकिन चोर चोरी से जाए, हेराफेरी से नहीं जाए। यशपाल मलिक के अंदर समाज की भावनाओं से और जो खिलवाड़ बच्चे करने का बरी चोर होकर था। आए उनमें से एक जो धर्मेंद्र हुड्डा, आपने भी उसकी वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो ना पढ़ी होगी नजर मैंने से। नहीं देखी। उसने साफ तौर पर कहा कि नाम ले लेकर बताया कि सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं। वो बिट्टू का जो पेट्रोल पंप बता रहे, वो कह रहे कि उनका अपना पेट्रोल पंप कैसे खुला हुआ था, कैन भर भर के वहां से पेट्रोल लेकर आए, डीजल क्या लेकर आए, आग लगा दी, क्या क्या किसका क्या पूरा आधार परिवार है? अंदर था। जो आदमी केस से डर करके, अकेला केस से डर करके देश ही छोड़ के भाग गया, क्या उसकी बात, खुद भगोड़ा है जो, एक भगोड़े की बात का क्या तो विश्वास किया जाए, और क्या उसकी बात का कोई तथ्य है? जो आदमी डर के भाग गया, सब बरी हुए, सब बच्चे बरी हुए। आप कैप्टन अभिमन्यु जी को कुछ लोग क्रेडिट देने का काम कर रहे थे, हालांकि चलो समाज को पता चल गया, समाज तो आईना है ना। कैप्टन अभिमन्यु जी को क्रेडिट देने का जो लोग काम कर रहे थे, पूछो ना कैप्टन अभिमन्यु जी के परिवार ने एफिडेविट कोर्ट में कब दिए समझौते के? दो ना। वो उनको कहाँ नहीं मिलना है? चाहिए क्रेडिट। खापों के कहने पर उन्होंने रियायत नहीं दी, नहीं गवाही दी, नहीं से पीछे बिल्कुल नहीं हटे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दी, बल्कि पंचायत के बाद एक मुकदमा और दर्ज किया गया। उस महापंचायत पहले जो हुई थी, पंचायत के बाद एक मुकदमा और दर्ज किया गया, नोट कर लो आप बेशक, जस्सी पेटवाड़ तथ्यों के आधार पर बोलता है। पंचायत के बाद एक मुकदमा और दर्ज किया गया, केस नंबर 12, पंचकुला सीबीआई अदालत, आज भी चल रहा है, केस ही बरी नहीं हुए। अरे उसमें क्या है जरा बताइए। उसमें इन्हीं बच्चों का नाम है जो बरी हुए, जो बरी हुए। केस नंबर 12 पंचकुला सीबीआई अदालत में चल रहा है, अब भी बरी तो केस नंबर 14 में हुए हाँ हैं, हाँ, और उस पंचायत के बाद ये 12 नंबर के लगा है। दो ना मतलब जवाब। जो एक नैरेटिव है अभी कि कैप्टन अभिमन्यु ने दिल बड़ा करते हुए इस पूरे मामले में जो इस बच्चों को बरी करवाया एक तरह से, वो गलत ये है। नैरेटिव उन स्वयंभू जो है, वो जो नेता है स्वयंभू कैप्टन अभिमन्यु जी जो धन्ना सेठ हैं, उनके चंद चाटुकार बना रहे हैं ये नैरेटिव। समाज नैरेटिव नहीं बना रहा। वहां एक लड़का खड़ा हुआ था उस पंचायत में, उसको बोलने नहीं दिया, बिठा दिया, दबा दिया उनके लोगों ने। वो कह रहा था भाई इतनी जल्दी के इसने सम्मान करण की भी तो केस रह रहा है, और केस का हवाला मैंने बता दिया, केस नंबर 12 सीबीआई पंचकुला अदालत में चला हुआ है। और आपको बताऊं बात में, रोहतक के बच्चे थे लगभग, रोहतक के बच्चे थे, केस रोहतक में चल रहा था, इन्हीं के परिवार ने रोहतक से केस को सीबीआई पंचकुला ट्रांसफर करवाया। वो तो कहते हैं हमारे परिवार ने तो एफआईआर तक नहीं करवाई थी। छोड़ो ना, वो तो पता नहीं क्या कहते हैं। तो दो ना इस बात का जवाब कि केस बरी हुए हैं क्या, कह दो ना वो आकर कैप्टन के अभिमन्यु ने वो स्वीकार जो किया है साफ ये तौर पर जो कि हमारे परिवार वो ने जो तो बच्चे एफआईआर बरी, तक नहीं की। वो जो बच्चे, हमने तो मान लिया कि जो हो गया हमारा तो परिवार ये बच किसके गया नाम जी। से एफआईआर है? उनके परिवार ने एफआईआर नहीं की ना, तो फिर ये केस किसके कहने पे चले हुए हैं? बताओ किसके कहने पे आप केस ये चले कहना हुए हैं? चाहते हैं कि समाज की नुमाइंदगी के ढोंग कर रहे हैं वो? बिल्कुल ढोंग नहीं, सवांग रचा जा रहा है, राजनीतिक खत्म, धस चुकी जमीन को उठाने का एक ड्रामा रचा जा रहा है, एक धन्ना सेठ को खुदा बनाने का। आज मैं पूछो ना, अब मैं तथ्य तो बता रहा हूं सारे आपको। पंचायत के बाद केस लगा, मैंने केस नंबर आपको दे दिया, मैं तो किसी को कुछ नहीं कह और रहा। जो तमाम नाम आए जो सारे के सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं, वो साजिश की तरफ इशारा नहीं करते? अरे मैं जो आज घरों फिर में कह रहा घुस हूं, गए। असली घर फूकने वाले तो बच गए, असली लोगों को तो। अब जो लोग कहते हैं कि भाई मैं तो धन्ना सेठ हूं, अरे किस बात का धन्ना सेठ? घर फूक दिया, गलत हुआ, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ। अरे इतना बड़ा धन्ना सेठ था, फिर भी हरियाणा की जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई 28 करोड़ रुपए मुआवजा स्वीकार कर लिया। इतना ही धनाढ़ था तो कहता नहीं भाई ये हरियाणा की जनता की गाड़ी कमाई है खून पसीने की, मैं 28 करोड़ रुपए नहीं लूंगा। खूब चला अखबारों में, कैप्टन अभिमन्यु को मिला 28 करोड़ रुपए मुआवजा। वो कहते हैं मेरा तो कोई क्लेम ही नहीं था ऐसा। तो मिला किसको? और मिला साफ किसको? तौर पर कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए ऐसी बातें करवाई गई कि मैंने कोठी फूंक दी, मैं तो बीमा था, पैसे मुझे मिल जाने थे। तो 28 करोड़ रुपए एक मुआवजा रुपया मिला भी- या नहीं मिला, कैप्टन अभिमन्यु से पूछो ना फिर। वो कह रहे ऐसा कुछ था ही नहीं क्या नहीं था? कि बीमा क्लेम था ही नहीं मेरा। तो 28 कहाँ करोड़ से रुपए, मिलेगा? तो कुछ नहीं 28 करोड़ कुछ रुपए नहीं लिया किसको उनको। मिले? नहीं मिले। चलो उनको ये बात सबके सामने आके बोलो ना कि मैंने हरियाणा सरकार से 1 रुपया भी 28 करोड़ नहीं लिया। खुल के पूछ लेते एक बार फिर से, और पूछ फिर से लेंगे। पूछना कि आप स्वीकार करो उन्होंने कहा कि सबके ऐसा सामने। नैरेटिव सेट किया गया मेरे अगेंस्ट।
नैरेटिव सेट तो करेंगे। अब जब काम ही आपके ऐसे हैं, अब जो लोग बात करते हैं, अब ये कहते हैं कि जस्सी पेटवाड़ गाली देता है। वो तो खुल के बोल रहे थे, खुल के मेरे साथ बोले। बातचीत में बोला उन्होंने कि वो किस तरह की भाषा संस्कार हैं, किस तरह की बातें करते हैं, विकास की बातें करने के लिए चुना है, विकास के काम करवाने आ के लिए। जाइए, मैं बता देता हूँ। मैं चुनाव में इन्हीं माननीय कैप्टन अभिमन्यु जी ने मेरे रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा। सोशल मीडिया का जमाना है, सारी वीडियो मिल जाएंगी। एक दिन भी, और तो छोड़िए, आखिरी रैली थी मेरी 3 तारीख की, मैंने उसमें भी किसी बीजेपी, आईएनएलडी या जेजेपी के प्रत्याशी का मुंह से नाम तक नहीं लिया। मैंने सिर्फ लोगों से एक बात की, पूरे चुनाव में मैंने लोगों से एक बात की, भाई तामने न्यू कहा था टिकट ले आइए, टिकट पार्टी ने दे दी भाई, अर्जता ताम दो, तारा बेटा हूं, तारा बेटा ही बन के रहूंगा। इसके अलावा मैंने शब्द नहीं लिखा। इसने मेरे रिश्तेदार भी नहीं बख्शे कैप्टन अभिमन्यु जी। मेरे को तो ये बोलता था लक्कड़ बग्गा, मेरे रिश्तेदारों को बोलता था गुंडा। भले इसके तो यू भी गुंडा है, जमीना पर कब्जे करा है, इसके तो रिश्तेदार भी गुंडे हैं, इसने तो मेरे रिश्तेदार नहीं बख्शे। फिर मैं चुनाव जीत गया। चुनाव जीतने के बाद एक शब्द मैंने कैप्टन अभिमन्यु जी के बारे में नहीं बोला। ये आए अपने जन्मदिन के कार्यक्रम पे, फलाने गुरु चेला आ जाओ, छुट्टी देता हूं, ये देता हूं, वो देता हूं, और एक गाड़ी दिखा दो कैप्टन अभिमन्यु को हमने दी हो तो। ये तो खुद गुरु चेला बोल के छुट्टी दे रहे हैं। अरे 1 साल पहले छुट्टी थी, और छुट्टी तो लोग बोलते हैं। इसको तो इस बात का दर्द है कि एक गरीब और किसान परिवार के बेटे ने तेरे को हरा दिया, बस ये दर्द बेचारे का मिट नहीं रहा। और इस जन्म में लेकिन इतना ये है। भी तो ना, वो ये भी तो कहते हैं ना और कि संस्कार, हवा और थी संस्कार तो की जीत बात गया करते हैं। जस्सी पेटवाड़। और संस्कार की उससे बात पहले भी करते चुनाव लड़ा था, तब 3,000 के करीब वोट आए थे। हैं। मेरे को तो जनता ने, मेरे को 5,000 वोट आए थे। मेरे को तो 5,000 से लेकर के वोट जनता ने 86,000 तक पहुंचा दिया। वो जस्सी पेटवाड़ को पहुंचाया कि कांग्रेस की हवा ने? अब किस कांग्रेस की हवा थी तो सरकार क्यों नहीं बनी फिर? उसके पीछे भी देखिए, लंबा मामला दो चल जाएगा, दो कहते बा- क्यों नहीं बनी। दो बातें हैं। आज आप प्रत्याशी मजबूत होगा तो लोग वोट देंगे, और पार्टी की हवा भी होनी चाहिए। पार्टी की दोनों हवा नहीं चीजें थी? बिल्कुल थी, दोनों चीजें थी। पार्टी की हवा भी थी, और शायद मैंने मेहनत भी की थी, और मेरी मेहनत का लोगों ने इनाम दिया। जा करके पूछ लो नारायण हल्के में। ये तो खुद कैप्टन अभिमन्यु जी मानते हैं कि हमारे सामने वाले प्रत्याशी ने हमसे कई गुना मेहनत की थी, इसलिए वो जीता। लेकिन संस्कारों की ओर बात आ जाइए। आप संस्कारों की बात करते हैं, ये विचारधारा की बात करते हैं। हमारे बड़े भाई हैं कैप्टन अभिमन्यु जी, ये विचारधारा इन्होंने एक चोला ओढ़ रखा है आर्य समाज का। चौधरी मित्र सेन जी इनके पिताजी थे, बहुत बहुत सम्मानित व्यक्ति थे हमारे इलाके के, और आर्य समाज के प्रतिबिंब थे वो चौधरी मित्र सेन जी। बहुत सामाजिक व्यक्ति थे। ये आर्य समाज होने का एक चोला ओढ़ रखा है। अरे पूरे हल्के में शराब, पैसा, तुम चुनाव के समय आते हो, गरीब लोगों का जमीर खरीदने का प्रयास करते हो, सारे हल्के में शराब से गंद फैला देते हो, पैसे बांटते हो, दारू बांटते हो, और बात करते हैं आर्य समाजी तो हाथ तक नहीं लगाता शराब को। और ये व्यक्ति ट्रक के ट्रक शराब बंटवाता चुनाव है। आयोग में क्या चुनाव आयोग, ऊपर सरकार थी इनकी, कोई सुनवाई नहीं करता। और ना मुझे कंप्लेंट करनी, किस लिए फिर कहेंगे कि भाई ये तो चुनाव में डर गए, ये तो फलान हो गया। अरे संस्कारों की ये बात करते हैं। 3 तारीख को मेरी रैली थी, 5 तारीख को वोटिंग थी जी, महिलाओं की बस गई। अरे अपने बीजेपी के 50-60 लड़कों को शराब पिला करके हमारी महिलाओं को पता नहीं क्या क्या इशारे करवाए। मैं सारी बातें बोलता नहीं। हर चौराहे पे 20-20, 25-25 बच्चों को शराब पिला करके इस व्यक्ति ने खड़ा करने का काम किया था कि झगड़ा हो और कुछ ना कुछ पंगा हो, और ना हो। और अगर ये बात सच ना हो तो मैं हजारों की संख्याओं में अपनी काकी ताइयों को खड़ा करूंगा ये बात कहने के लिए कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ, झगड़ा हुआ। ये तो परमात्मा की मेहर थी। लोगों ने मेरे एक बिना बाप के बेटे के पिता बन के चुनाव लड़ा, एक बिना मेरा कोई सगा भाई ने, मेरे भाइयों ने भाई बन के चुनाव लड़ा, तब जाकर के मैं चुनाव जीत गया। नहीं, इस व्यक्ति, ये संस्कारों की बात करते हैं ये व्यक्ति, और 1 साल बाद हल्के में आते हैं और छुट्टी बोलते हैं, गुरु चेला आ जाओ, बाबू बेटा आ जाओ। बाबू बेटा, गुरु चेला, ये भाषा है इसकी, ये संस्कारी भाषा है इसकी। मैंने तो हमेशा ये कहा है कैप्टन अभिमन्यु जी ने जो विकास का काम किया है ना, वो सवांग रचा, वो कमीशन खोरी है सारी। राम कुमार गौतम जो और सुनो, एक बात और बताता हूं आपको। आज हमारे 40% स्कूलों में बेंच नहीं है बच्चों के बैठने के लिए। नारायण की बात कर रहा हूं।
और ये बात करते हैं विकास की। आपने मुद्दा नहीं उठाया राणा साहब के सामने? मैंने उठाया और बेंच दिलवाएंगे, लड़ूंगा और 100% दिलवाएंगे। और बताऊं आपको, हमारे इन्होंने 3 CHC, इन्होंने 2 CHC बनवाई, एक खांडा में बनवाई, एक मिर्चपुर में बनवाई। जी। उसमें एक्सरे मशीन तक मेरे आने के बाद रखी गई है। नारायण 100 बेड का आपने हॉस्पिटल करवाया काम या ये कैप्टन अभिमन्यु ने करवाया काम? क्योंकि वो भी एक्टिव मैंने करवाया, वो इन्होंने कौन सा? लुआस अरे सेंटर हो किस या बात फिर की? लुआस सेंटर में आज तक गए नहीं। इनके चुनाव हारते ही लुआस सेंटर का काम बंद हो गया और आज तक काम बंद पड़ा है। आज तक काम बंद पड़ा है इनके वो कह रहे आने के अधिकारी बाद नहीं ही। कर रहे, बाकी तो सब ठीक है। किसकी सरकार है? मैंने पूछा ये सवाल भी। किसकी सरकार है? किसके कंट्रोल में है अधिकारी? आपके पास तो 17 महकमे थे, कराओ ना, मैं कराऊंगा। देर आप सवेर तो वो कहते हैं मैं कि आप विपक्ष विकास में नहीं हूं। करवा रहे, आप तो मैं सोशल मीडिया पे मैं गाली विप- गलौज करते हैं, मैं गलत विपक्ष भाषा का आप इस्तेमाल करते मैंने हैं। सारी गाली आपको गलौज चुना तो विकास के लिए था। मैंने सारी गाली गलौज का जवाब दे दिया। अगर इलेक्शन समय की कैप्टन अभिमन्यु के बारे में एक शब्द निकाला हुआ जस्सी पेटवाड़ के मुंह से, अगर एक शब्द निकला हो, चैलेंज दे के कह रहा हूं, एक शब्द निकला हो चुनाव के समय, तो आज आ जाओ, विचारधारा के संस्कारों की बात कर लो। और ये 20 मिनट मेरे बारे 20 मिनट भाषण देते थे, 18 मिनट मेरे और मेरे रिश्तेदारों के बारे में बोलते थे। आ जाओ, चैलेंज करो, निकालो वो वीडियो, चुनाव वाली वीडियो निकाल लो, मेरी निकाल लो, इनके निकाल लो। इनको खुद शर्म आ जाएगी अपने संस्कारों पे। ये सब लोग जस्सी पेटवाड़ का जिक्र क्यों करते हैं हर जगह? जस्सी पेटवाड़ ज्यादा बोलते हैं, मतलब ये बहुत जल्दी में है बड़ा नेता बनने की? नहीं, बड़ा या नेता सुदेश जी ना तो जल्दी से नेता बनता, ना देरी से नेता बनता। लोगों की सारी जिंदगी निकल जाती है नेता बनने में। नेता बनाती है जनता। जिसको जनता सराखों पे बिठाती है उसको नेता बना देती है। जिसको जनता ने नेता तो कुछ ऐसे बनाए थे, कोई हुए थे दूसरे देवीलाल भी हुए थे। जनता ने जब लगा कि हमारे साथ लूट कर दी, हमारे साथ हमारे वोटों को लूट लिया बीजेपी के विरोध के नाम पे, जनता ने एक दिन से सिर से नीचे फेंक दिया। जल्दी से वही नेता दुष्यंत चौटाला की आप बात करें, नाम नहीं ले रहे, दुष्यंत चौटाला ने ये भी कहा था कि उकलाना नारनौंद की सीट कुमारी सैलजा के कहने से दी होती तो फिर। तो मैंने दुष्यंत चौटाला जी को जवाब दे दिया था, अरे अपनी पार्टी का ख्याल करो भाई, तुमने जिसको दिया उनको तो 300 वोट भी नहीं आए और बात कांग्रेस की करते हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये इन लोगों की खिज नहीं है? क्या इन लोगों के अंदर जलन नहीं है इस बात की कि नारनुंद से तो एक किसान परिवार का बेटा जीत गया और उकलाना से एक मजदूर परिवार का बेटा जीत गया? अरे जीतती हुई सीटों पे कौन बात करता है? आ रही हुई सीटों का तो हमने सुना कि भाई फलाने आदमी को दे देता है वो जीत जाता है। यही बात है सुदेश जी। उकलाना और नारनुंद तो जीत क्या रहे हैं? यानी मतलब ये चाहते थे कि उकलाना नारनुंद में कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दी जाती और वहां से कांग्रेस हार जाती। ये लोग तो ये चाहते थे। और जो लोग सदैव कुमारी शैलजा जी की बात कर लो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात कर लो, कांग्रेस की बात कर लो, जो लोग सदा इनका विरोध करते आ रहे हैं, एकदम से सहानुभूति कहां से पैदा होगी भाई? सारा खेल एक है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को टारगेट करना, दीपेंद्र हुड्डा जी को टारगेट करना। कुमारी सैलजा का जिक्र हो गया तो लास्ट सवाल फिर खत्म करते, लंबी बातचीत हमने की। कुमारी सैलजा क्यों स्टेट पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है? राज्यसभा चुनाव में आपके 4 सांसद साथ जाते हैं शिमला, चर्चा में शामिल होते, कुमारी सैलजा नहीं आती बैठक में, क्यों? वो तो शैलजा जी को पता होगा ना, बहन जी। बुलाया नहीं जाता? नहीं, बुलाया तो जाता ही होगा। हुड्डा साहब बुलाते होंगे? वो तो बुलाने वाले और तो बुलाने वाले पे डिपेंड करता है ना, आप बुला रहे हो कोई न्योता तो जाता हो कि बैठा चलो मंथन कर लें। हुड्डा साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी जिम्मेवारी है। जो राहुल नंदा जी हैं, बीके हरिप्रसाद जी हैं, उसके बाद हुड्डा साहब हैं। तो वो तो उन हाईकमान को पता कि वो उनको बुलाते तो होंगे मीटिंगों में। मैसेज तो सभी को जाता है, देखो आना ना आना एक अलग बात है। मतलब उनको मैसेज तो जाता, वो अपनी इच्छा से नहीं आती होंगी बैठकों में। सब अलग अलग काम में लगे हुए हैं। किसी की जिम्मेवारी पार्टी ने दूसरे स्टेटों में भी लगाई है, प्रभारी बना के, वो उत्तराखंड की प्रभारी हैं, वहाँ भी काम प्रभारी के तौर पे कर रही है। मामला यहाँ बिखरा रहा था, यहाँ फैला रहता सारा दिन। सबकी अपनी अपनी है। मैं तो ये कह सकता हूँ मेरी जिम्मेवारी पार्टी ने और नारनौंद के लोगों ने लगाई है, बखूबी निभाने का काम करता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरे अंदर कोई कमी है तो मुझे उसको बहुत जल्दी दूर करना है, ताकि नारनौंद के लोग ये ना कह सकें कि हमारे बेटे में कोई कमी है। मैं प्रयास करता हूँ 100 की 100% हाजिरी लगाने की। मैं कभी एब्सेंट नहीं छोड़ता, चाहे शादी की बात हो, सुख दुख की बात हो, कोई आवाज़ उठाने की बात हो, विधानसभा में। गोड्डा मोड़ने या विधायक भी बोलने लग गए आपको? हाँ, क्या बुराई है? नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, लेकिन वगैरह काम भी करो भाई। अब सुनो, जो लोग कहते थे अब नहीं कहते हो बेचारे गोड्डा मोड़ने वाले, अब नहीं कहते। अब छुप गए वो बिलों में। गोड्डा मोड़ने वाली बात अब खत्म होगी। पता है क्यों खत्म होगी? जब इनके घर कोई डेथ हो जाए ना, कोई बुजुर्ग बुजुर्ग कोई गुजर जाए,
तो ये बड़ा खरड़ बिछा के बैठते हैं, आज हमारे फलाना मुख्यमंत्री आया, आज हमारे दखड़ा आया, आज हमारे ये आए। तब तो इनको बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे इतने आदमी आए, और किसी गरीब का गोडा मोड़न, किसी गरीब का कोई डेथ हो जाए तो ना पूछने जाऊं। मेरे को वोट दे रखा है, बेशक मेरे को 86,000 वोट मिले, लेकिन मेरा फर्ज तो 2 लाख वोटों के प्रति है ना। और वैसे भी कहते हैं कि सुख में पहुंचना कुछ, दुख में तो खड़ा होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। हाँ, तो मैं तो गर्व से कहता हूँ, और जब तक मेरे शरीर के अंदर ताकत रहेगी, जब तक मैं राजनीतिक और सामाजिक कामों में सक्रिय रहूँगा, तब तक मैं ये काम करता रहूँगा। शादी में भी जाऊँगा, गोड्डा मोड़न भी जाऊँगा, लोग मेरे पास आते हैं उनके फ़ोन भी करूँगा। विकास की जहाँ बात, जो विपक्ष में जितना मुझे मिलता है सरकार की तरफ से, जो मुझे मेरा बजट है, उस बजट को अच्छे तरीके से अच्छे कामों पे लगे, विकास जितना मेरी बातें हैं। हाँ, ये है कि सरकार होती तो लोगों को ये दिखाते कि बिना कमीशन के भी विकास को 4 चांद लगाए जा सकते हैं। कोई कमीशन खोरी ना करके भी विकास ऐसा किया जा सकता है जिसको सदियों तक याद किया जाए। और जिस दिन इस हरियाणा प्रदेश की और नारनौंद की जनता ने मौका दिया और मुझे किसी दिन सरकार में हिस्सेदारी मिली, मेरी पार्टी ने, मेरे लोगों ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी, उस दिन विकास करके दिखाएंगे, कि विकास के नए आयाम स्थापित करके दिखाएंगे कि विकास क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जस्सी जी, आपने वक्त निकाला और मुझे लगता है हर सवाल पूछ लिया और हर पहलू छू लिया हमने राजनीति का। बस कोशिश इतनी होनी चाहिए कि बयानबाजी से इतर विकास पर फोकस होना चाहिए, वो पक्ष हो, विपक्ष हो, या जो आज मतलब पावर में है नहीं, दोनों की बात कर रही हूँ मैं। बयानबाजी आजकल हरियाणा की राजनीति में ज्यादा हो रही है, व्यक्तिगत बयानबाजी ज्यादा हाँ, हो रही है। व्यक्तिगत बयानबाजी हो, मुद्दों पर बयानबाजी हो, लेकिन अब पर्सनल अटैक हो रहे हैं और बहुत ज्यादा। आजकल नेता है ना, आजकल नेता खुद बोलने की बजाय अपने वर्करों को लग गए हैं व्यक्तिगत प्रहार कराने। और इस तरीके वो जो लोग हैं वो ऐसे बेहुदा और वाहियात किस्म के बयान देते हैं सामाजिक और जनप्रतिनिधियों के प्रति, जो शायद नहीं देने चाहिए। हाँ, वो तो मैं कह रही हूँ, वो मर्यादा तो सबको बनाकर रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद जी।